एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी सोइंग प्रोसेस की। हमने देखा था कि किस तरीके से मिट्टी में सीड्स को सो किया जाता है, यानी कि मिट्टी में कैसे बीजों को बोया जाता है। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स की। तो एक काम करते हैं, जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन। चलो, अब इससे पहले ना हम मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ें। एक छोटा सा टॉपिक और है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, और इसे हम बोलते हैं सीड ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, प्रीवियस सेशन में हमने सोइंग की बात करी थी, उसी से रिलेटेड है ये एक छोटा सा टॉपिक सीड ट्रांसप्लांटेशन का। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसके बाद में हम मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स पे जाएंगे। अभी सीड ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है भाई, कुछ नहीं पता। चलो छोड़ो, सीड ट्रांसप्लांटेशन छोड़ो, ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या होता है आपने ये वर्ड ज़रूर सुना होगा, है ना। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, यानी कि किसी और का ऑर्गन किसी और को जाकर के लगाया जाता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीड ट्रांसप्लांटेशन की। इसका मतलब क्या कि सीड को कहीं और से ला करके कहीं और लगाया जाता है। एग्जैक्टली क्या प्रोसेस होती है ये, इसको हम समझते हैं एक बहुत ही बेसिक पिक्चर से। देखो, आपके सामने एक पिक्चर है, इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे खेती चल रही है। किसकी खेती चल रही है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, राइस की, यहाँ पे यानी कि चावल की खेती हो रही है। ठीक है ना। अब हमको पता है, क्योंकि हम क्रॉप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, क्रॉप के टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो हमारे पास 2 टाइप की क्रॉप्स होती हैं, एक खरीफ और एक राबी। तो जो राइस है, जो पैडी है, वो क्या है, एक खरीफ क्रॉप है, यानी कि इसको ग्रो करने के लिए मॉनसून वाला सीजन चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि मिट्टी में बहुत सारा पानी पड़ा है, मतलब मिट्टी काफ़ी गीली है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग जो हैं सीधे के सीधे मिट्टी में कुछ पौधों को प्लांट कर रहे हैं। अभी तक हम क्या पढ़ के आए थे प्रीवियस सेशन में कि अगर आपको क्रॉप प्रोडक्शन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले तो जो सीड्स हैं उनको सो करना पड़ेगा, मिट्टी में बीजों को बोना पड़ेगा, तभी उन सीड से जो है ना क्रॉप प्लांट्स ग्रो करते हैं, कल्टीवेट होते हैं और आगे की प्रोसेस कंटिन्यू होती है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलग ही हो रहा है। यहाँ पे तो सीधे के सीधे खेत में पौधों को, ये पौधे भी कोई बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे ही हैं, छोटे छोटे पौधों को, टाइनी प्लांट्स को सीधे सीधे आप बोल सकते हो कि खेत में लगाया जा रहा है। ऐसा क्यों? बेसिकली यहाँ पे हो रहा है सीड ट्रांसप्लांटेशन। सीड ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे सीड्स को मेन खेत में, मेन फील्ड में सीधे बोने की बजाय, सीधे सो करने की बजाय उनको पहले एक छोटे से एरिया में सो करना पड़ता है। क्या बोला मैंने, सीड ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे सीड्स को मेन खेत में बोने के पहले एक छोटे से एरिया में सो करते हैं, छोटे से एरिया में बोते हैं, और उस छोटे से एरिया को हम कहते हैं नर्सरी या सीड बेड। क्या बोलेंगे, नर्सरी बोलेंगे या सीड बेड बोलेंगे। ठीक है, उन सीड्स को नर्सरी बेड में या जो सीड बेड है उसमें अच्छे से जर्मिनेट कराया जाता है, प्रॉपर डोज मिलती है न्यूट्रिएंट्स की, ऑर्गेनिक मैटर की, पानी की, सनलाइट की, सब कुछ मिलता है, और सीड्स को नर्सरी बेड में ग्रो करवाते हैं। सीड्स जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेशन के बाद में ऑब्वियस सी बात है, जब सीड जर्मिनेट करता है तो उसमें क्या आता है, थोड़ी सी छोटी सी शूट आती है, बहुत ही नन्ही नन्ही रूट्स निकल करके आती हैं। तो ये जो स्टेट होती है जहाँ पे सीड बस जर्मिनेट हुआ ही है और उससे एक बहुत ही छोटा सा पौधा बना है जिसमें कि नन्ही नन्ही रूट्स आई हैं, नन्ही नन्ही हम बोलते हैं कि शूट आई है, इस स्टेज को प्लांट के हम क्या बोलते हैं, सीडलिंग बोलते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम सीडलिंग का क्या मतलब होता है, क्या सीड जैसी कंडीशन को ही हम सीडलिंग बोलते हैं? नहीं, सीड मतलब क्या, अभी सीड जर्मिनेट नहीं हुआ है। जब सीड जर्मिनेट हो जाता है उसमें से रूट्स और शूट निकल के आ जाती है जो कि बहुत छोटी होती है, उस स्टेज को हम टाइनी प्लांट्स को, ऐसे टाइनी प्लांट्स को हम सीडलिंग कहते हैं। ठीक है, तो सीडलिंग स्टेज तक सीड्स को कहाँ ग्रो करवाया जाता है, नर्सरी में या सीड बेड में आप बोल सकते हो कि ग्रो करवाया जाता है। इसके बाद में जो अच्छे सीडलिंग्स होते हैं
उनको नर्सरी बेड से हटा करके कुछ इस तरह से मेन फार्म में, मेन लैंड में, सॉइल में आप बोल सकते हो कि सो कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसा कहाँ होता है? राइस के केस में होता है। चिलीज़ की जब, यानी कि मिर्चों की जब खेती होती है तो वहाँ भी कुछ इस तरीके से सीड ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस होती है। आई होप इतना सबको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस होती है कि सीड को मेन फार्म में सो करने के पहले नर्सरी या सीड बेड में सो करा जाता है। सीड जर्मिनेट होता है, उससे रूट्स निकलती हैं और शूट निकलती है और सीडलिंग वाली स्टेज तक, ये नहीं कि अच्छा खासा लंबा पौधा बन गया है इसके बाद में ला करके खेत में उनको लगा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जब टाइनी प्लांट वाली स्टेज आती है, जब सीडलिंग वाली स्टेज आती है, तब जो है उनको निकाल करके मेन फील्ड में उनको सो किया जाता है। जब तक वो नर्सरी में होते हैं तब तक उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सीड ट्रांसप्लांटेशन। जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा कि एक छोटी सी नर्सरी है और नर्सरी में आप देख सकते हो कि छोटे छोटे से यहाँ पे पौधे जो है उग चुके हैं। कैसे उगे हैं? क्योंकि सीड जर्मिनेट हुआ है तो थोड़ी थोड़ी सी रूट्स निकली हैं, छोटी छोटी सी शूट निकली है, ये सब क्या है? सीडलिंग्स हैं। और फिर इसके बाद में इन सभी सीडलिंग्स में से चूज़ किया जाता है कि अच्छी सीडलिंग कौन सी है, अच्छी क्वालिटी की सीडलिंग कौन सी है। जो अच्छी वाली होती है उनको उठा करके मेन फार्म में लगा देते हैं। ईजी, ठीक है। चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं हम। क्रॉप्स लाइक पैडी, राइस, वेजिटेबल्स में टमाटोज एंड चिलीज आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी एंड अलाउड टू ग्रो इनटू टाइनी प्लांट्स। टाइनी प्लांट्स वाली स्टेज को हम क्या कहते हैं? सीडलिंग्स। हट गया, यहाँ पे लिख लो, ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर लेना। उनको हम क्या कहते हैं? सीडलिंग्स कहते हैं। क्या बोलेंगे? सीडलिंग्स। ठीक है। By providing them favorable conditions and good nutrients, the healthy seedlings are then transferred or transplanted to the regular field. जहाँ पे खेती होती है वहाँ पे रेगुलर फील्ड्स में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सीडलिंग्स फ्रॉम द नर्सरी टू द मेन फील्ड बाय हैंड, मैनुअली होता है ये, इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन और ट्रांसप्लांटिंग। इस पूरी प्रोसेस को ट्रांसप्लांटेशन या ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। मैनुअली प्रोसेस होती है क्योंकि क्या है ना कि सीडलिंग बहुत ही आप बोल सकते हो कि डेलिकेट होती है। मतलब आप समझो ना इस चीज़ को कि बस सीड से जो है ना, सीड अभी जर्मिनेट हुआ ही है, उससे नन्ही नन्ही रूट्स और शूट निकली ही है। तो अगर इस स्टेज पे, सीडलिंग स्टेज में अगर हमने किसी टूल को लगा दिया या ट्रैक्टर चलवा दिया तो वो डैमेज हो सकता है। तो बहुत केयरफुली इस प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब कुछ एडवांटेजेस हैं। अब आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि भाई क्या ज़रूरत पड़ गई सीड ट्रांसप्लांटेशन करने की, क्या ज़रूरत पड़ गई अलग से नर्सरी या सीड बेड में सबसे पहले सीड को जर्मिनेट करवाने की। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन हेल्प्स टू सेलेक्ट बेटर एंड हेल्दी सीडलिंग्स फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। द बैड सीडलिंग्स कैन बी रिजेक्टेड। सबसे पहले तो अच्छी क्वालिटी के जो है ना सिलेक्ट कर लो, क्योंकि होता क्या है कि एक बार आपने खेती शुरू कर दी, मेन फील्ड में आपने खेती शुरू कर दी, अब जब तक कि फसल जो है ना पक नहीं जाएगी तब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि एग्जैक्ट ईल्ड कितनी हुई है। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में टमाटो वाला एग्जांपल लिया था कि हम क्या कर रहे हैं, 100 बीजों को लेकर के आए हैं, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि इन बीजों में से कौन सा बीज अच्छा है, कौन सी बुरी क्वालिटी का है, पुअर क्वालिटी का है। हमने तो सबको जो है ना एक साथ ग्रो करना शुरू कर दिया। अब जब टमाटर आने की बारी आई तब पता चला कि भाई 100 में से 50 टमाटर के पौधे ऐसे थे जो कि अच्छी क्वालिटी के टमाटोज दे रहे हैं और बाकी बचे हुए 50 टमाटर के प्लांट ऐसे थे जिनके टमाटोज अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, किसान का यहाँ पे नुकसान हुआ, ठीक है ना। लेकिन इस स्टेज पे जब हम सीड ट्रांसप्लांटेशन करते हैं ना, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि गारंटी मिल जाती है, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि सीडलिंग वाली स्टेज तक हमने पहले देखा कि हाँ भाई सीडलिंग वाली स्टेज आने दो, इसके बाद में हम सिलेक्ट करेंगे कि अब कौन से जो है ना अच्छे सीडलिंग है, कौन हेल्दीली ग्रो कर रहे हैं, कौन से अच्छे क्वालिटी के, उनको उठा करके हम जो है ना ग्रो करवाते हैं। तो यहाँ पे एक अश्योरेंस मिल जाता है कि जो हम सीडलिंग्स को अब ग्रो करेंगे मेन फील्ड में वो अच्छी क्वालिटी की ईल्ड ही देगी, ठीक है ना। कोई वो नहीं रहता कि पता नहीं अच्छा होगा या नहीं होगा, हम क्योंकि अच्छी क्वालिटी के सीडलिंग्स को ही जो है ग्रो करवाते हैं, ठीक है। It also helps in better penetration of roots in the soil and promotes better development of shoot system of the plants. Transplantation allows the seedling to be planted at the right spacing so that plants may get uniform light, nutrient and water. Obviously बात है,
हम क्या कर रहे हैं, सीडलिंग्स को मैनुअली हाथों से जो है ना सो कर रहे हैं मेन फील्ड में, तो एक गारंटी इस बात की भी मिल जाती है कि सीडलिंग्स के बीच में जब सीडलिंग्स से क्रॉप प्लांट्स ग्रो करेंगे तो उनके बीच में प्रॉपर स्पेस होगा, है ना, जिसके कारण उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलेगा, पानी मिलेगा, सनलाइट मिलेगा, सब होगा। इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम ओवरक्राउडिंग से ये बचाई जा सकती है। तो आई होप इतना सभी को समझ में आया होगा। अब फाइनली हम आ जाते हैं आज के हमारे इस टॉपिक पे, सीड ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बस इतना ही। तो आई होप सीड ट्रांसप्लांटेशन का जो पर्पज़ है वो आपको समझ में आया होगा कि हम क्यों करते हैं। मेन पर्पज़ यही है कि हम जो है ना हम ये चाहते हैं कि ईल्ड हमारी मैक्सिमम हो। ऐसा ना हो कि बेवजह जो है ना बैड क्वालिटी सीड्स के ऊपर जो है ना हम अपना न्यूट्रिएंट खर्च कर रहे हो, हम पानी खर्च कर रहे हो, मेहनत खर्च कर रहे हो, और जब वो बड़े हो उनसे जब फल या सब्जी या जो भी निकले वो अच्छी क्वालिटी का ना निकले, है ना। तो वहाँ पे वेस्टेज ना हो, इसीलिए हम सीडलिंग के लेवल पर ही सिलेक्ट करके अच्छे वाले सीडलिंग्स को ले आते हैं, बुरे वालों को रिजेक्ट कर देते हैं। चलो अब इसके बाद में आ गया हमारा मेन टॉपिक, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया है कि अगर हम अपनी बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, अलग अलग काम करने के लिए, टास्क परफॉर्म करने के लिए, फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, विटामिन्स की ज़रूरत होती है, मिनरल एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। कभी जब हमारी बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर हमें क्या करता है, एक टॉनिक अच्छी सी प्रिस्क्राइब कर देंगे या हमको कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं कि आपकी बॉडी में सपोज़ विटामिन सी की कमी है तो ये विटामिन सी की टैबलेट्स ले लीजिएगा, तो जो कमी होगी बॉडी में वो दूर हो जाएगी। सिमिलरली जब हम बात करते हैं किसकी, अपने क्रॉप प्लांट्स की, तो क्रॉप प्लांट्स को भी किसकी ज़रूरत पड़ती है भाई, क्रॉप प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको पहले बताया है, दो टाइप के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो वाले वो जो कि प्लांट्स को ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, माइक्रो वाले वो जो कि प्लांट्स को कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। तो प्लांट्स को भी, क्रॉप प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए हैं, सनलाइट चाहिए है, पानी चाहिए है, ऑर्गेनिक मैटर चाहिए है। और ये सब चीज़ें कहाँ मिलती हैं, न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से मिलता है प्लांट्स को, तो वो है सॉइल। तो सॉइल की इंपॉर्टेंस याद करो, मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताई है, मैंने आपको बोला भी था सॉइल की इंपॉर्टेंस आप तभी समझ लीजिए ताकि हमारा ये वाला जो टॉपिक है मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स, ये हमारे लिए आसान पड़ जाएगा। अब हुआ क्या, सॉइल की इंपॉर्टेंस हमको अच्छी तरीके से पता है। अब हुआ क्या, हमारे पास एक ज़मीन का टुकड़ा था, उसमें हमने खेती शुरू कर दी। अब क्रॉप प्लांट्स ग्रो हुए, क्रॉप प्लांट्स ने क्या किया, सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक मैटर वगैरह था उसको अब्जॉर्ब कर लिया और क्रॉप प्लांट्स जो है हेल्दीली ग्रो कर गए। उनसे जो है ना जो भी हमको चाहिए था, फल सब्जी जो भी चाहिए था हमको, वो हमें मिल गया। अब हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया। लेकिन अब जब बारी आई दूसरा राउंड जब हमको फार्मिंग का करना था, दूसरे बार जब हमें खेती करनी थी, तो सेम पीस ऑफ लैंड में हमने खेती करना शुरू करा। अब हुआ क्या, हमको रियलाइज़ हुआ कि अब दूसरा जो राउंड हुआ हमारा खेती का, तो इस सेकेंड राउंड के जो क्रॉप प्लांट्स हैं वो इतने अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर पूछा गया एक्सपर्ट से कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, पहले राउंड की जो खेती थी वो तो बढ़िया हुई थी, दूसरे राउंड की खेती में क्या प्रॉब्लम हो गई। तो एक्सपर्ट्स ने बताया कि भाई आपकी जो सॉइल है ना, इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी आ गई है। तो जो भी फार्मर होगा वो बोलेगा कि भैया हमने सॉइल को प्रिपेयर किया है, हमने तो प्लॉइंग की प्रोसेस भी करी है, हमने नीचे की फर्टाइल सॉइल को हम ऊपर लेकर के भी आए, हमने सब कुछ किया है, फिर भी जो है ना कैसे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो गई है हमारी सॉइल। तो एक्सपर्ट ने उनको समझाया कि भाई कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ही कमी हो जाती है। जैसे कि अपना केस ले लो, ऐसा नहीं है कि हम डेली बेसिस पे खाना नहीं खाते हैं, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम में अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो डॉक्टर हमको सप्लीमेंट्स जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स की कमी हमें कैसे हुई, ऐसा थोड़ी कि हमने खाना खाना बंद कर दिया था, या हम फ्रूट्स नहीं लेते थे, या हम वेजिटेबल्स नहीं लेते थे। प्रॉपर हमारा खाना चलता भी रहता है, प्रॉपर हमारी डाइट चलती भी रहती है, लेकिन उस डाइट के चलते हुए भी हमारी बॉडी में कभी ना कभी डेफिशिएंसी आ ही जाती है। इसी तरह का केस जो है प्लांट्स के साथ भी होता है, सॉइल के साथ भी होता है। माना कि न्यूट्रिएंट्स जो है ना खुद ब खुद रिप्लेनिश हो जाते हैं सॉइल में, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सॉइल में इतने सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं है कि वो लार्ज नंबर की जो क्रॉप प्लांट्स हैं उनको आप बोल सकते हो कि सपोर्ट करें। तो फिर एक्सपर्ट्स बोलते हैं फार्मर्स को, खेती तो आपको करनी है ना। माना कि अभी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कम है, लेकिन उस प्रॉब्लम को भी ओवरकम किया जा सकता है। कैसे यूज़ किया जा सकता है, तो एक काम करो ना, टॉनिक डाल दो ना सॉइल के अंदर। टॉनिक मतलब क्या, सप्लीमेंट। सप्लीमेंट मतलब क्या, यही हमारे मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ईजी है, ठीक है। तो क्रॉप प्लांट्स नीड नंबर ऑफ मिनरल एलिमेंट्स फॉर देयर ग्रोथ विच दे गेट फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स।
रिपीटेड ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, बार बार जब आप क्रॉप को जो है ना ग्रो करते जाओगे सेम फील्ड में, रिपीटेड ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड रिमूव्स अ लॉट ऑफ प्रेशियस मिनरल्स, एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक मैटर एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम द सॉइल। चलो दूसरी बार की खेती किसी तरह किसान ने कर भी ली, लेकिन जब तीसरा राउंड आएगा खेती का, तब तक सॉइल इतनी ज़्यादा न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट हो जाएगी, तब तक इतनी ज़्यादा वो ऑर्गेनिक मैटर में डेफिशिएंट हो जाएगी कि तीसरे बार की खेती करना बिल्कुल ही नामुमकिन होगा। क्यों? क्योंकि भाई सॉइल में अगर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश हो रहे हैं तो उनको थोड़ा टाइम भी तो चाहिए ना। आप तो लगातार करते जा रहे हो तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश नहीं हो पाएंगे सॉइल में जल्दी से, और इधर से आप क्या करते जाओगे, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते जाओगे। ठीक है, तो बन कम रहे हैं और अब्जॉर्ब ज़्यादा हो रहे हैं, तो होगा क्या, एज अ रिजल्ट सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल एंड द क्रॉप यील्ड डिक्रीजेस। ऑब्वियस सी बात है, सॉइल जो होगी वो इनफर्टाइल हो जाएगी, उपजाऊ नहीं रहेगी, और क्रॉप यील्ड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। द डेफिशिएंसी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इज मेड अप बाय एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स ऑफ द सॉइल। यानी कि जो डेफिशिएंसी हो रही है उसको आप कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, तो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को ऐड करते, जैसे हमारे लिए हेल्थ सप्लीमेंट्स होते हैं, टॉनिक होते हैं, वैसे ही प्लांट्स के लिए, क्रॉप प्लांट्स के लिए मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स होते हैं किसी भी तरह की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए। चलो अब इसके बाद में हम बात करते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं कि मैन्योर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। मैन्योर्स की अगर हम बात करें तो ये एक नेचुरल फर्टिलाइजर होता है। It is a natural substance obtained by the decomposition of animal wastes like cow dung, human waste and plant residues, which supplies essential elements and humus to the soil and makes it more fertile। होता क्या है कि जितना भी वेस्ट निकलता है, फार्म वेस्ट मतलब क्या, कि गाय भैंसों का जो गोबर होता है वो, ठीक है, इसके अलावा पेड़ों की जो सूखी पत्तियां होती हैं वो, पेड़ों की जो सूखी टहनियाँ होती हैं वो। अब जैसे कि हमने गेहूं की खेती करी है, ठीक है ना, तो गेहूं हमें चाहिए, गेहूं का दाना हमें चाहिए, उसका सीड ग्रेन चाहिए, पूरा का पूरा गेहूं का पौधा थोड़ी ना चाहिए है। तो क्या होता है, जब फसलों की कटाई होती है तो जो सूखी हुई फसल होती है, जो आप बोल सकते हो कि जो प्लांट होता है वो अलग कर दिया जाता है, और उस प्लांट में से गेहूं के जो दाने हैं, जो सीड ग्रेन्स हैं, वो अलग कर लिए जाते हैं, उन्हीं का काम होता है। अब सवाल ये है कि इतने सारे जो गेहूं के पौधे बचे हुए हैं, यानी कि जो सूखे हुए गेहूं के पौधे हैं, उनका क्या करें? अगर जलाएंगे तो फिर बहुत जो है ना पोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर तो हम बहुत बड़े एरिया में करते हैं, तो बहुत सारे गेहूं के पौधे होंगे, तो उनको जलाने से तो पोल्यूशन के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो दूसरा रास्ता क्या हो सकता है कि इनको डिकम्पोज किया जाए, इनको रिसाइकिल किया जाए। तो होता क्या है, बड़े बड़े गड्ढे बनाए जाते हैं, ठीक है, जिनको हम पिट्स कहते हैं, सॉइल में ही, यानी कि ग्राउंड में ही हम बोलते हैं कि बड़े बड़े गड्ढे बनाए जाते हैं। इन गड्ढों में जो फार्म वेस्ट निकलता है, यानी कि गाय भैंसों का गोबर, इसके अलावा ह्यूमन बींग्स का भी जो एक्सक्रीटा होता है, जो वेस्ट होता है, वो भी लिया जाता है, और जो सूखे हुए पत्ते हैं, जो पौधे हैं, वो डाले जाते हैं, और इन सबको छोड़ दिया जाता है डिकम्पोज होने के लिए। ठीक है, डिकम्पोज कैसे होते हैं? अगेन हमारे कुछ डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, फंगस आ जाते हैं, जो कि इन सभी वेस्ट को, जो कि पिट्स में गड्ढों में भरे हुए हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं। और डिकम्पोज करते 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 एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे आपको एक डिकम्पोज्ड प्रोडक्ट मिलता है, और उसी डिकम्पोज्ड प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? मैन्योर कहते हैं। तो ये मैन्योर बना कैसे है? ये नेचुरली बना है ना। इसको बनाने के लिए हमें किसी केमिकल का, किसी सिंथेटिक सब्सटेंस का यूज़ नहीं करना पड़ा। जो ऑलरेडी हमारे पास वेस्ट था, चाहे वो ह्यूमन वेस्ट हो, चाहे वो एनिमल का एक्सक्रीटा हो, काउ डंग वगैरह हो, चाहे वो सूखे हुए पौधे हो, उन सबको लेकर के हमने क्या करा है? बस एक गड्ढा बना करके उनको हमने उसमें डाल दिया है। तो अपने आप नेचर में जो डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फंजाई हैं, वो उसके ऊपर आते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं, और एक डिकम्पोज प्रोडक्ट यानी कि मैन्योर हमको मिल जाता है। इसीलिए इसको हम नेचुरल फर्टिलाइजर कहते हैं। ठीक है, टू मेक मैन्योर फार्मर्स डंप एनिमल वेस्ट एंड प्लांट वेस्ट in pits at an open places and allow it to decompose slowly। बात यह है कि इसको डिकम्पोज होने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है ना, क्योंकि अपने आप नेचुरल प्रोसेस हो रही है, अपने आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फंजाई आकर के इनको डिकम्पोज करते हैं। द डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द डिकम्पोज्ड एनिमल एंड प्लांट मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर, और जो प्रोडक्ट आपको मिलता है डिकम्पोजिशन से, उसको हम ऑर्गेनिक मैन्योर के फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है,
यहाँ पे एक आपको इमेज दिख रही होगी, देखो कुछ इस तरीके से गड्ढे बनाए जाते हैं, या तो ज़मीन के अंदर बना दो या फिर ऊपर ही किसी कंटेनर में जो है ना आप इसको डाल सकते हो वेस्ट को और डिकम्पोज होने के लिए छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लकड़ी का एक फेंस बनाया गया है, एक कंटेनर बनाया गया है जहाँ पे कुछ इस तरीके से सभी वेस्ट को आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ हरे पत्ते भी डले हुए हैं जो कि पौधों से ट्रीज से जो है टूट जाते हैं, ठीक है। बहुत सारा कचरा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब इसको एज इट इज़ छोड़ दिया जाता है, ठीक है, ओपन रहता है, ओपन रहेगा ताकि एटमॉस्फेयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ईजीली इस वेस्ट पे अटैक कर सकें, ठीक है। तो ढकने का रोल नहीं होता है, खुला छोड़ दिया जाता है कि अपने आप जो है वो डिकम्पोज होता जाएगा। Thus manure is a mixture of various elements and a lot of organic matter. This organic matter is called humus, ठीक है। और इस ऑर्गेनिक मैटर को यानी कि मैन्योर हमारा मिन एलिमेंट्स में रिच होता है और ऑर्गेनिक मैटर इसमें बहुत ज़्यादा होता है, और मैन्योर के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। तो इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि मैन्योर किस में रिच होता है, ह्यूमस में रिच होता है। ऑर्गेनिक मैटर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास कई तरह के कंपाउंड्स होते हैं, वो वाले कंपाउंड्स जिसमें कि कार्बन एलिमेंट होता है उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक मैटर। तो जो ह्यूमस होता है उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, यानी कि कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस होता है किसमें, ह्यूमस में। Though manures are not very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. मैंने आपको बताया था ना कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं प्लांट्स के लिए, नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, जो कि उनको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। तो देखा जाए तो मैन्योर काफ़ी अच्छा है ना, क्योंकि ये क्या हो रहा है, फार्म वेस्ट वगैरह को रिसाइकिल करके बनाया जा रहा है और नेचुरल प्रोसेस से बनाया जा रहा है, कोई केमिकल यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है, कोई सिंथेटिक चीज़ यूज़ नहीं हो रही है, और ऑर्गेनिक मैटर में भी रिच है। लेकिन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम बहुत ज़्यादा नहीं होता है मैन्योर में। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम प्लांट्स को चाहिए होते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन फिर भी मैन्योर्स में इनकी क्वांटिटी कम ही होती है, ठीक है। तो एडवांटेज क्या हो सकते हैं मैन्योर को यूज़ करने के, ह्यूमस बीइंग पोरस मेक्स मैन्योर एनहेंसिंग द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। अब होता क्या है, ये जो मैन्योर है, आपको मैन्योरिंग वाली प्रोसेस याद है, हमने देखा था कि किस तरीके से सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। तो सॉइल को प्रिपेयर करने की 3 स्टेप्स होती हैं, एक होती है प्लॉइंग जिसको हम टिलिंग भी बोलते हैं, दूसरी होती है लेवलिंग और तीसरी होती है मैन्योरिंग। तो मैंने आपको बताया था जिस समय खेत को जोता जाता है हल से, कल्टीवेटर से या हो से, फावड़े से, उसी समय मैन्योर भी सॉइल में ऐड कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि सॉइल और जो मैन्योर है, जो खाद है, वो अच्छी तरीके से क्या हो जाती है, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती है। ये मैंने आपको सिखाया था इतना। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि ह्यूमस जो होता है, यानी कि मैन्योर के अंदर ही क्या है, ह्यूमस है। आई होप इतना आप समझ रहे होंगे, मैन्योर के अंदर ही क्या है, ह्यूमस। ह्यूमस मतलब क्या, ऑर्गेनिक मैटर। तो जो मैन्योर है वो सॉइल के साथ मिक्स हो गया, यानी कि जो ह्यूमस है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, वो सॉइल के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब ह्यूमस कैसा होता है, पोरस। पोरस मतलब क्या कि ह्यूमस के पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी स्पेसेस होती हैं, और अगर स्पेसेस होंगी इसका मतलब क्या कि उन स्पेसेस में हवा भी आ सकती है, उन स्पेसेस में पानी भी आ सकता है। तो क्योंकि ह्यूमस क्या होता है, पोरस होता है, और ये ह्यूमस जब मिट्टी में जाकर के मिलता है तो मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप मिट्टी में लगातार पानी डालते जाओगे तो क्या होगा, जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास आ जाएंगे, उनके बीच में स्पेस नहीं होगा, उसमें पानी नहीं आ पाएगा, उसमें एयर नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो मिट्टी बहुत ही टाइट हो जाएगी। लेकिन जब उसमें ह्यूमस पड़ जाता है, क्योंकि ह्यूमस के पार्टिकल्स तो बड़े बड़े हैं, एक दूसरे से अलग अलग है, उनके बीच में स्पेस है, तो जब ह्यूमस जाएगा सॉइल के अंदर तो होगा क्या कि सॉइल भी पोरस हो जाएगी, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस आ जाएंगी, ठीक है, जिसके कारण उन स्पेसेस में पानी भर सकता है। तो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है अच्छी हो सकती है। वरना तो आप पानी डालते जाओ सॉइल में, वो क्या होगा, सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस ही नहीं होंगी, तो पानी उसमें भरेगा ही नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी। मैन्योर मेक्स सॉइल पोरस ड्यू टू विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये गैसेस है, ये यहाँ पे लगा लेना, बिकम्स ईजी। ऑब्वियस सी बात है, स्पेसेस हैं, तो इन स्पेसेस में अगर पानी भर सकता है तो एयर भी भर सकती है। तो खाद मिली सॉइल में जब प्लांट्स को आप ग्रो करते हो, क्रॉप प्लांट्स को ग्रो करते हो, तो इनकी जो रूट्स हैं ना वो ईजीली
आप बोल सकते हो कि सॉइल में पेनिट्रेट कर जाती हैं और स्पेसेस में जो एयर ट्रैप्ड होती हैं इस एयर को रूट्स जो है अब्जॉर्ब कर लेती है, तो गैशियस एक्सचेंज वहाँ पे प्रॉपरली हो जाता है। ठीक है, तो मैन्योर इंक्रीज, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर टाइट सॉइल होती है तो उसमें जो जब सीड जर्मिनेट करता है, पहली बात तो ये कि रूट्स को पेनिट्रेट करने में दिक्कत होती है क्योंकि सॉइल बहुत टाइट हो गई है, प्लस अगर रूट्स पेनिट्रेट कर भी जाती है तो उनको हवा चाहिए है ब्रीदिंग के लिए। अब टाइट सॉइल में हम बोलते हैं कि जगह ही नहीं है, एयर स्पेसिस ही नहीं है, तो एयर कहाँ से आएगी, एयर नहीं आएगी तो फिर ब्रीदिंग की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। मैन्योर इंक्रीजेज द नंबर ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स इन द सॉइल। मैन्योर क्या करता है, यूजफुल माइक्रोब्स का जो नंबर है वो सॉइल में बढ़ा देता है। अब आप बोलोगे कि मैम मिट्टी में माइक्रोब्स की ज़रूरत क्या पड़ गई, आप उनको यूज़फुल भी बोल रहे हो, तो ये यूज़फुल क्यों है, इसको मैं समझाती हूँ बहुत ही बेसिक एग्जांपल से। सपोज मैंने आपको एक चॉकलेट दिए खाने के लिए, तो चॉकलेट तो हम सबको पसंद है, बहुत आसानी से हम खा लेते हैं। अब दूसरी तरफ मैंने आपको कुछ कोको बीन्स दी हैं जिससे कि चॉकलेट बनती है, और मैंने आपको बोला है कि जैसे आप चॉकलेट खा सकते हो वैसे ही आप कोको बीन्स खा लो। भाई कोको बीन्स से ही तो चॉकलेट बनती है ना, तो आप क्या बोलोगे कि मैम ऐसे कैसे, चॉकलेट तो खाने लायक है, कोको बीन्स तो कड़वी होंगी, उन्हें खाने का मतलब ही नहीं बनता, वो खाने लायक थोड़ी हैं। एग्जैक्टली यानी कि हमारी प्रेफरेंस क्या होती है, हमारी प्रेफरेंस वो चीज़ होती है जो कि आप बोल सकते हो कि खाने में आसान होती है या जो यूज़ करने के लायक होती है। कोको बीन्स ऐसा नहीं कि यूज़फुल नहीं है, लेकिन उससे पहले चॉकलेट बनानी पड़ेगी तब आप उस चॉकलेट को खा पाओगे। वहीं आपके पास बना बनाया चॉकलेट है तो आप उसको खाना प्रेफर करोगे। प्लांट्स के साथ भी ऐसा ही होता है। मैंने आपको क्या समझाया कि जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, फार्म वेस्ट होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, इन सबको जो है ना डिकम्पोज करके, नेचुरली डिकम्पोज करके मैन्योर बन जाता है। तो मैन्योर में हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर बहुत होता है। ठीक है, इसी ऑर्गेनिक मैटर को हम क्या कहते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। अब बात ये है कि ये ऑर्गेनिक मैटर किसको चाहिए है, ऑब्वियस ही बात है प्लांट्स को चाहिए है, लेकिन बात ये है कि प्लांट्स इस ऑर्गेनिक मैटर को जो है ना यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अब आप बोलोगे कि मैम प्लांट्स ऑर्गेनिक मैटर को यूटिलाइज क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए यूटिलाइज नहीं कर, जैसे कि आप कोको बीन्स को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे ना, इसी तरह से प्लांट्स भी ऑर्गेनिक मैटर को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि प्लांट को आपने मिट्टी में गाड़ के तो रखा है, मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर भी है, लेकिन ये ऑर्गेनिक मैटर अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं प्लांट्स। क्यों, क्योंकि ये अभी उस यूज़ करने लायक फॉर्म में नहीं है। आपको मैंने चॉकलेट और कोको बीन्स दोनों दिए थे खाने के लिए, लेकिन आपने प्रेफर किया चॉकलेट, कोको बीन्स नहीं। कोको बीन्स क्यों नहीं, क्योंकि वो अभी खाने लायक नहीं है, वो अभी यूज़ करने लायक नहीं है। वहीं अगर प्लांट्स को मैं मिट्टी में गाड़ दूँ और मिट्टी में बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर डाल दूँ, मैं बहुत सारा ह्यूमस डाल दूँ, लेकिन इस ऑर्गेनिक मैटर को प्लांट्स यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये अभी यूजेबल फॉर्म में नहीं है। तो क्या करें कि ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स जो है ना यूज़ कर पाएँ, ऑर्गेनिक मैटर यूजेबल फॉर्म में आ जाए, तो ये जो यूजफुल माइक्रोब्स होते हैं ना, यही उस ऑर्गेनिक मैटर को यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यही यूजफुल माइक्रोब्स ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं, तोड़ के सिंपल सब्सटेंसेस में डिवाइड करते हैं और फिर इन सिंपल सब्सटेंसेस को प्लांट्स जो है अब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के थ्रू फ्रॉम द सॉइल। आया आपको बात समझ में कि क्यों माइक्रोब्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा ना, उसमें हम और अच्छी तरीके से समझेंगे कि क्यों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए दुश्मन भी हैं और क्यों हमारे लिए दोस्त का काम भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि मैन्योर क्या, क्योंकि मैन्योर में क्या होता है, ह्यूमस होता है। ह्यूमस मतलब क्या, ऑर्गेनिक मैटर। अब इस ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए माइक्रो की भी ज़रूरत होती है। तो इनडायरेक्टली हुआ क्या कि मैन्योर क्या कर रहा है, सॉइल में यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नंबर बढ़ा रहा है। मैन्योर इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। मैन्योर क्या करता है, सॉइल का टेक्सचर भी इम्प्रूव कर देता है। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ क्या है, अब बारी आती है केमिकल फर्टिलाइजर्स की। यहाँ तक हमने पढ़ा किसके बारे में, मैन्योर्स के बारे में। केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, नाम से समझ में आ रहा है, केमिकल लगा है यानी कि कुछ ना कुछ सिंथेटिक चीज़ तो इसमें पड़ी ही है। देयर आर सर्टेन ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग मैन्योर। अब अभी तक तो हमने बहुत मैन्योर की तारीफ कर ली, अब कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं मैन्योर्स को यूज़ करने। ड्रॉबैक्स कैसे, देखो इधर पे, मैन्योर लाइक बल्की एंड वॉल्यूमिनस, भारी होते हैं, जो खाद होती है थोड़ी भारी होती है और वॉल्यूमिनस होती है। ठीक है, यानी कि जगह काफ़ी लेती है, इसकी वॉल्यूम होती है, मतलब ऐसा नहीं कि बस फूंक मार के जो है ना आपने मैन्योर को उड़ा दिया। भारी होती है, बल्कि होती है, वॉल्यूमिनस होती नेचर में। इनकन्वीनियंट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट एंड इज नॉट
न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। ये जो ड्रॉबैक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मैन्योर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अंडरलाइन करते जाइएगा, अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा कि मैन्योर की सारी अच्छी चीज़ें हैं, है ना, नेचुरल चीज़ों से बन रही है और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रही है, ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस में बहुत रिच होती है, ह्यूमस के कई सारे फायदे हो गए कि सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव कर रही हैं, वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा रही हैं, वो प्लांट्स की रूट्स जो ब्रीदिंग करती हैं वो प्रॉपर कर पा रही हैं, सब बढ़िया है। लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। क्या? भारी होती हैं, बल्कि होती हैं, वॉल्यूमिनस होती हैं। कौन? मैन्योर्स। इसके अलावा इनको स्टोर करना, क्योंकि भारी हैं, वॉल्यूमिनस हैं, तो इनको स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना भी थोड़ा सा, मतलब यहाँ से वहाँ ले जाना और स्टोर करके रखना भी थोड़ा सा दिक्कत वाला काम होता है। प्लस हम बोलते हैं कि ये दे आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक मतलब क्या? एक ड्रॉबैक तो हमने पहले भी देख लिया था कि ह्यूमस तो बहुत अच्छा खासा होता है मैन्योर में, लेकिन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इनकी थोड़ी सी कमी होती है मैन्योर्स में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होते। फॉर एग्जांपल आपको विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन ए बी सी तीनों विटामिन की कमी हुई है। अब आप डॉक्टर के पास गए, एक होते हैं झोला छाप डॉक्टर्स और एक होते हैं अच्छे जो पढ़ के बनते हैं डॉक्टर्स, ठीक है। विटामिन ए बी सी ये डेफिशिएंसी हो गई। अब आप गए हो एक सबसे पहले झोला छाप डॉक्टर के पास, उसको आपने बोला कि देखो हमने ब्लड टेस्ट करवाया था तो विटामिन ए बी और सी की डेफिशिएंसी, चलो नहीं इतनी सारी डेफिशिएंसी नहीं, केवल ए की डेफिशिएंसी हुई, विटामिन सी की डेफिशिएंसी हुई है, इतनी सारी डेफिशिएंसी नहीं करेंगे, केवल आपको विटामिन सी की डेफिशिएंसी हुई है और आप गए हो डॉक्टर के पास, सबसे पहले झोला छाप वाले डॉक्टर के पास कि देखो हमको विटामिन सी की डेफिशिएंसी निकली है, ब्लड टेस्ट हमने कराया है। तो डॉक्टर बोलेगा अच्छा विटामिन सी की डेफिशिएंसी दिखी है, कोई बात नहीं, एक उनने टॉनिक आपको प्रिस्क्राइब कर दी। अब उस टॉनिक को आप देख रहे हो, उसमें तमाम सारी चीज़ें हैं, उसमें सभी विटामिन हैं, आपको केवल विटामिन सी की डेफिशिएंसी हुई थी, उसमें उन्होंने विटामिन ए डी बी ए सी सब कुछ लिखा है, साथ ही साथ कोई 2-3 टैबलेट्स भी दे दी, प्रोटीन पाउडर भी दे दिया कि सुनो ये भी खा लेना। तो आप बोलोगे कि भाई एक चीज़ की डेफिशिएंसी के लिए इतने सारे सप्लीमेंट्स, तो वो झोला छाप डॉक्टर बोलेगा कि हाँ उसमें क्या हुआ, विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, बाकी सारे विटामिन ले लोगे तो भी क्या नुकसान होगा। वहीं अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे तो वो प्रॉपरली आपको जो है ना प्रिस्क्राइब करेगा, उसी चीज़ की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए दवाई देगा जिसकी डेफिशिएंसी होगी। ये नहीं कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी दे दिए, ये नहीं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की दवाइयाँ भी दे दी, ऐसा नहीं होगा। मैन्योर्स के केस में ऐसा ही होता है। मैन्योर्स न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि अगर आपकी सॉइल में पोटेशियम की कमी हो रही है या नाइट्रोजन की कमी हो रही है, ठीक है, तो मैन्योर एक अच्छा फर्टिलाइज़र क्या होना चाहिए कि जिस चीज़ की कमी हो रही है उस कमी को दूर करना, लेकिन मैन्योर वो चीज़ नहीं कर पाएगा। अगर पोटेशियम की कमी हो भी रही है तो क्या होगा, मैन्योर में अगर आप डाल भी दोगे, खाद आप डाल भी दोगे सॉइल में कि पोटेशियम की कमी दूर हो जाए, तो पोटेशियम की कमी तो चलो दूर हो जाएगी, लेकिन जिस विटामिन की जिस न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं है वो न्यूट्रिएंट्स और जाकर के ऐड हो जाएंगे सॉइल में। जैसे कि हमें विटामिन सी की कमी थी लेकिन उसके अलावा विटामिन बी ए की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने वो खाने को दे दिया। मैन्योर के केस में भी ऐसे ही होता है। अगर नाइट्रोजन की कमी आ रही है सॉइल में, तो अगर हम मैन्योर डालेंगे तो नाइट्रोजन की कमी तो चलो दूर हो जाएगी, लेकिन उसके अलावा बाकी न्यूट्रिएंट सॉइल में जा करके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप ये सोचो कि हमारे पास एक ऐसी खाद है, ऐसा मैन्योर है जो कि सिर्फ पोटेशियम की कमी दूर करे या जो कि सिर्फ नाइट्रोजन की कमी दूर करे, ऐसा नहीं होगा। न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होते, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट पे काम नहीं करते हैं कौन, हमारे मैन्योर्स। मैन्योर्स आर नॉट एबल टू सप्लाई द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज ऑफ द असेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। इनमें वैसे भी जो है ना नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम ये सब कम ही होते हैं, किसमें, मैन्योर्स में। सो दे आर टू बी सप्लीमेंटेड विथ केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब क्योंकि इनमें एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम की कमी है ऑलरेडी, इसीलिए खाद को भी, ऑर्गेनिक मैन्योर को भी सप्लीमेंट प्रोवाइड किया जाता है। सप्लीमेंट मतलब किसका, केमिकल फर्टिलाइजर्स का। अ केमिकल फर्टिलाइजर इज अ सॉल्ट। केमिकल फर्टिलाइजर क्या होता है, एक सॉल्ट होता है या फिर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कि नेसेसरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोटेशियम, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, टू मेक द सॉइल मोर फर्टाइल, सॉइल को और फर्टाइल बनाने के लिए। एग्जाम्पल्स हैं कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स के, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश एंड एनपीके। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। दीज आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। अब देखो जो ड्रॉबैक मैन्योर के साथ आ रहा था कि
मैन्योर जो है वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे देखो इस ड्रॉबैक को फुलफिल किया जा रहा है। जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं दीज आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, यानी कि आपके पास एक ऐसा फर्टिलाइज़र आ सकता है, बन सकता है आपके पास जो कि सिर्फ पोटेशियम की कमी को दूर करे। एक ऐसा फर्टिलाइज़र भी आपके पास आ सकता है जो आप बोल सकते हो कि नाइट्रोजन की कमी को दूर करे। मैन्योर के केस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है कि जिस न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है सॉइल में उस हिसाब का जो है फर्टिलाइज़र डाल दो तो उस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी पूरी। दीज फर्टिलाइजर्स हैव plant nutrients in a concentrated form, so they provide quick replenishment of plant nutrients in the soil and restore its fertility। और ये जो fertilizers होते हैं ना, इसमें nutrients काफ़ी concentrated form में होते हैं, तो जैसे ही आप इन्हें मिट्टी में ऐड करोगे, मैन्योर के साथ इसको सप्लीमेंट करोगे, तो तुरंत ही सॉइल में क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स जो हैं आ जाएंगे। ये नहीं कि बहुत टाइम लग रहा है कि धीरे से जो है ना हमने डाला है फर्टिलाइज़र, धीरे 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 जाकर के सॉइल में जो है ना न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं या न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी हो रही है। क्विक प्रोसेस होती है, क्यों? क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं फर्टिलाइज़र्स में वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में आगे क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैव हाई सोल्युबिलिटी इन वाटर सो दे आर इजीली अब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। पानी में बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाते हैं कौन? केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ पे आपने पानी डाला, यहाँ पे आपने फर्टिलाइजर डाला, दोनों अच्छी तरीके से मिक्स हो गए, तो जब प्लांट्स ने रूट्स के थ्रू सॉइल में से पानी अब्जॉर्ब किया तो पानी के साथ साथ फर्टिलाइजर्स में जो न्यूट्रिएंट्स थे वो भी अंदर चले गए। They are made in factories and are easy to transport, store and handle because they come in bags। फैक्ट्रीज में ही बनते हैं क्योंकि ऑब्वियसली बात है केमिकल्स हैं तो फैक्ट्रीज में ही बनेंगे। ट्रांसपोर्ट करना, स्टोर करना, हैंडल करना आसान होता है क्योंकि ये बैग्स में पैक होकर के आते हैं। दे कैन बी अप्लाइड बिफोर सोइंग, सीड बोने के पहले इनको अप्लाई किया जा सकता है, इरिगेशन के टाइम पे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पानी में सॉल्युबल होते हैं, तो यहाँ पे आपने इरिगेशन किया, सिंचाई करी, वहाँ पे आपने फर्टिलाइजर डाला, दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो गए और अब्जॉर्प्शन हो गया। तो बीज बोने के पहले आप डाल सकते हो मिट्टी में, इरिगेशन के टाइम पे डाल सकते हो, या जो स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं उसके ऊपर आप स्प्रे भी मार सकते हो। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इज हार्मफुल एज दे चेंज द केमिकल नेचर ऑफ द सॉइल एंड मेक्स सॉइल लेस फर्टाइल। होता क्या है कि अगर आप, वैसे तो देखा जाए तो फर्टिलाइजर्स काफ़ी अच्छे हैं, है ना, मैन्योर्स का भी जो ड्रॉबैक आ रहे हैं उसको फर्टिलाइजर्स दूर कर रहे हैं, लेकिन जब आप एक्सेसिव यूज़ करते हो फर्टिलाइजर्स का तो कहीं ना कहीं सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं आफ्टर ऑल दीज आर केमिकल्स, तो ये केमिकल्स क्या करते हैं ना, सॉइल का पीएच चेंज कर देते हैं, सॉइल को बहुत ज़्यादा एसिडिक बना देते हैं या सॉइल को बहुत ज़्यादा अल्कलाइन बना देते हैं। तो इतनी ज़्यादा एसिडिक और इतनी ज़्यादा अल्कलाइन सॉइल में जो है इतने पीएच पे कोई भी क्रॉप जो है ग्रो नहीं कर पाती। तो होता क्या है कि सॉइल हो जाती है बर्बाद। कब? जब आप एक्सेस अमाउंट में फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हो। द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कॉज वाटर पॉल्यूशन इन पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स एक्सेट्रा। सॉइल की क्वालिटी तो एक्सेस फर्टिलाइजर खराब कर ही रहा है, साथ ही साथ जब आप ज़रूरत से ज़्यादा सॉइल में, मिट्टी में फर्टिलाइज़र डालते हो, अब क्या हुआ, पानी आया, रेनफॉल हुई, और पानी अपने साथ, क्योंकि देखो अगर जितना फर्टिलाइज़र सॉइल को चाहिए है, प्लांट को चाहिए है, उतना अगर आप डालोगे तो उतना का उतना अब्जॉर्ब भी हो जाएगा। लेकिन आप ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालोगे तो क्या होगा, प्लांट्स को जितना अब्जॉर्ब करना था उतना उनने किया, बाकी कहाँ रहा, सॉइल की सरफेस पर ही रहा। अब बारिश आई, पानी आया, पानी खुद बहा और अपने साथ सॉइल पे जो एक्स्ट्रा वाला फर्टिलाइज़र पड़ा हुआ है वो उसको अपने साथ बहा करके लेके चला गया। ये तो हमें पहले ही पता है कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, पानी के लिए अच्छी सॉल्युबिलिटी रखते हैं, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र था वो सॉइल की सरफेस पे पड़ा था, पानी आया, बारिश का पानी आया, खुद बहा और अपने साथ सरफेस पे पड़े एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र को अपने अंदर उसने घोला और उसको ले जा कर के बहा गया। कहाँ जा कर के बहा? आसपास की जो नियर बाय रिवर्स होती हैं, जो पॉन्ड्स होते हैं, जो लेक्स होते हैं, पानी वहाँ पे जा कर के ऐड हो गया। ठीक है ना। अब हुआ क्या कि फर्टिलाइज़र मिक्स्ड पानी कहाँ गया, नेचुरल रिजर्वायर में गया। तो नेचुरल रिजर्वायर, भैया जो लेक्स है, जो नदी है, उसके पानी को थोड़ी ना फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, बेवजह वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, केमिकल डाल रहे हैं। तो एक्वेटिक लाइफ जो होती है वो बेसिकली आप बोल सकते हो कि अफेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि पानी में रह रहे जो फिशेज़ हैं, जो एक्वेटिक लाइफ है, उसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। फर्टिलाइज़र की ज़रूरत तो हमारे खेतों में है, हमारी क्रॉप प्लांट्स में, हमारी फसलों को है। ठीक है, तो वाटर पॉल्यूशन भी होता है। अब नेक्स्ट क्या है,
तो ये कुछ इमेजेस हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये यूरिया की बॉल्स हैं, यूरिया की बॉल्स यहाँ पे डाली जा रही हैं। ये स्टैंडिंग क्रॉप्स पे जो है ना फर्टिलाइज़र को स्प्रे किया जा रहा है। अब कुछ बेसिक डिफरेंस है मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बीच में। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट लाइक काउ डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज। फर्टिलाइज़र के लिए हम बोलते हैं कि और सॉल्ट होता है ये, जिसमें कि नेसेसरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, लेकिन फर्टिलाइजर्स में कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम वगैरह सब प्रेजेंट होता है। मैन्योर्स आर प्रिपेयर्ड इन द फील्ड बाय डिकम्पोजिंग वेस्ट, लेकिन जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं उनको फैक्ट्रीज में बनाना पड़ता है। ये तो खेत में ही बन जाते हैं ना, बस गड्ढा खोदो और डाल दो जितना भी वेस्ट है, इनको बाकायदा फैक्ट्रीज में सिंथेसाइज करना पड़ता है। मैन्योर्स प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल इन लार्ज अमाउंट। मैन्योर जो है ऑर्गेनिक मैटर यानी कि ह्यूमस काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जितना भी वेस्ट होता है ना, ह्यूमन एक्सक्रीटा हो गया या फार्म वेस्ट हो गया, काउडंग वगैरह हो गया, उसमें काफ़ी सारा हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर होता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करने से क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं तैयार हो जाते हैं, और इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, तो मैन्योर से हम बोलते हैं कि काफ़ी अच्छा ह्यूमस मिल जाता है सॉइल में। और ह्यूमस के क्या फ़ायदे होते हैं सॉइल में, ये हम अभी पढ़ के आए हैं कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाती है, प्लांट्स के लिए जो है ना रेस्पायर करना, ब्रीथ करना हम बोलते हैं कि आसान हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे फर्टिलाइजर्स की, तो फर्टिलाइजर्स एज सच कोई ह्यूमस प्रोवाइड करते ही नहीं है सॉइल को। ये सिर्फ और सिर्फ हम बोलते हैं कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, कोई ह्यूमस का यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड नहीं करते हैं। मैन्योर्स आर नॉट सॉल्युबल इन सॉइल, देयरफॉर अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स एट अ वेरी स्लो रेट, है ना। मैन्योर्स में हम बोलते हैं कि मिट्टी में ये सॉल्युबल नहीं होती हैं, तो इनको प्लांट्स जब इनको प्लस जो ऑर्गेनिक मैटर की मैंने यहाँ पे बात करी थी, तो मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल फॉर्म्स में तोड़ते हैं, तब जाकर के ये सिंपल फॉर्म्स जो है ना प्लांट्स के थ्रू अब्जॉर्ब हो पाते हैं। तो मैन्योर क्योंकि सॉइल में सॉल्युबल नहीं है, मिट्टी में जाकर के घुलता नहीं है, तो मैन्योर में जितनी भी चीज़ें हैं ऑर्गेनिक मैटर वगैरह है, उसको प्लांट्स को अब्जॉर्ब करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे फर्टिलाइजर्स की, तो बहुत रेडिली सॉल्युबल होते हैं ये पानी में, बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाते हैं और तुरंत प्लांट्स जो हैं इनको अब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस हुआ मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के बीच में, जो कि एग्जाम में मोस्टली आता ही आता है। अब एक और छोटा सा टॉपिक बचता है नाइट्रोजन फिक्सिंग का, क्रॉप रोटेशन का, ये हम पढ़ लेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, अभी के लिए मैंने आपको बता दिया कि मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, इसके साथ ही साथ हमने सीड ट्रांसप्लांटेशन वाला टॉपिक भी समझ लिया है। तो आई होप आज के सेशन की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। सीड ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, जो कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि चिलीज़ हो गए, टमाटोज़ हो गए, राइस हो गया, तो इनके सीड ग्रेन्स को सबसे पहले एक नर्सरी में सीड बेड में ग्रो करते हैं और सीडिंग वाली स्टेज के बाद मेन फील्ड में ले जाके उनको ग्रो करवाते हैं। रीज़न बस यही होता है कि हम क्या करते हैं, सीडलिंग्स में से सबसे अच्छी जो सीडलिंग्स होती हैं, जो अच्छी क्वालिटी की सीडलिंग्स होती हैं, उनको ही हम ग्रो करवाते हैं। ये नहीं कि जितनी भी सीडलिंग्स हैं सब पे हम अपनी मेहनत वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जो अच्छी वाली जो हेल्दी सीडलिंग्स होती हैं, जिनसे हमें गारंटी होती है कि इनसे जो है ना यील्ड अच्छी मिलेगी, सिर्फ उन्हीं को हम ग्रो करवाते हैं। ये हो गया सीड ट्रांसप्लांटेशन। फिर इसके बाद में मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स, जैसे हमारे लिए टॉनिक होते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स, वैसे ही मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स टॉनिक और सप्लीमेंट्स का काम करते हैं क्रॉप प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे हम अपने अपने चैप्टर के कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को। अगर आज जितना भी मैंने कुछ पढ़ाया है उसमें अगर कोई डाउट होगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपके डाउट्स को वहीं के वहीं क्लियर कर दूंगी, या फिर जो भी हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें हम आपके डाउट को ले लेंगे। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, तो आपके लिए हो जाएगा इसको देखना काफ़ी कन्वीनियंट। So do visit our official website magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching. Hello everyone. आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि चैप्टर्स के टॉपिक्स पढ़ने के अलावा इन टॉपिक्स को टाइम टू टाइम रिवाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट स्टार्ट किया है और इस चैप्टर के हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स अभी तक कवर कर लिए हैं। इनफैक्ट हमने हाफ चैप्टर को कवर कर ही लिया है। अब इससे पहले कि हम इस चैप्टर में थोड़ा और आगे पढ़ें, कुछ और नए टॉपिक्स पढ़ें, मैं चाहती हूँ कि अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़ लिए हैं इस चैप्टर के, इन सभी टॉपिक्स को हम रिवाइज़ कर लें। और रिवीजन कैसे होगा हमारा?
रिवीजन होगा क्वेश्चंस के फॉर्म में, यानी कि आज का हमारा ये सेशन है DPQs का सेशन, यानी कि डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सेशन। तो आई होप आज के इस सेशन का टारगेट सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। एक काम करते हैं, जल्दी से आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा फर्स्ट DPQ सेशन। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर ऑर्गेनिक मैन्योर। इस सवाल में हमसे ये बोला जा रहा है कि ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। नॉट ट्रू की यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे आपको कुल मिलाकर के 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इन 4 स्टेटमेंट्स में से आपको एक ऐसा स्टेटमेंट बताना है जो कि ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में फॉल्स हो, ठीक है ना, जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। तो एक एक करके सबसे पहले तो हम सभी स्टेटमेंट्स को एक बार पढ़ लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि इट एनहेंसेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, यानी कि ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में बोला जा रहा है कि ये सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? मेरे हिसाब से तो सही है। कैसे? मैंने आपको क्या पढ़ाया था प्रीवियस सेशंस में कि बेसिकली ऑर्गेनिक मैन्योर को हम बनाते कैसे हैं। तो जो भी फार्म वेस्ट होता है, यानी कि जो सूखे पौधे होते हैं, जो सूखी पत्तियां होती हैं, काउ डंक वगैरह जो होता है, इनफैक्ट जो एनिमल एक्सक्रीटा वगैरह जो होता है, इन सभी वेस्ट को एक पिट में, एक गड्ढे में डाल दिया जाता है। इस गड्ढे को कवर नहीं करके रखते हैं, खुला छोड़ देते हैं, ठीक है। और ग्रेजुअली जो भी वेस्ट है इसको नेचुरली डिकम्पोज होने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब इस वेस्ट, जब ये वेस्ट फाइनली जब डिकम्पोज हो जाता है, इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, जो डिकम्पोज प्रोडक्ट बन के आता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था मैन्योर वाले सेशन में कि मैन्योर में ऑर्गेनिक मैटर बहुत सारा होता है, और इसी ऑर्गेनिक मैटर को हम क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस मतलब कि HUMUS, ठीक है। तो ऑर्गेनिक आप बोल सकते हो कि जो हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर है वो ह्यूमस में रिच होता है। कुछ और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं हमारे ऑर्गेनिक मैन्योर में, लेकिन हाँ, इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम और जो फॉस्फोरस है, इन तीनों ही न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी ऑर्गेनिक मैन्योर में थोड़ी कम होती है, ठीक है। तो होगा क्या कि जब हम इस ऑर्गेनिक मैन्योर को किस में मिला देते हैं? मिट्टी में मिला देते हैं, तो मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच में ना स्पेसेस बन जाती हैं। क्या समझाया मैंने आपको कि जब इस ऑर्गेनिक मैन्योर को हम मिट्टी के साथ मिला देते हैं तो मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच में जो है, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस आ जाती हैं, गैप आ जाते हैं। अब इन गैप्स में अगर आप पानी भरना चाहो, अगर आप एयर फिल करना चाहो, तो आसानी से सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस है वहाँ पे पानी भी आ सकता है, वहाँ पे एयर भी आ सकती है, ठीक है। तो हुआ क्या, बेसिकली आपने ऑर्गेनिक मैन्योर को जब मिट्टी में मिलाया तो मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इम्प्रूव हो गई, यानी कि जो मिट्टी है वो पानी को काफ़ी अच्छी तरीके से पकड़ के रख सकती है। कब? जब आप उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर मिला देते हो। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक मैन्योर को मिलाने पर मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच में जगह बन जाती है, और जब जगह है तो वहाँ पे पानी भी आराम से आकर के टिक सकता है और एयर भी आराम से आकर के टिक सकती है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। हमसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया ना, तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है, यानी कि ये हमारे सवाल का जवाब नहीं हो सकता। चलो अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर B की। इट हैज़ अ बैलेंस ऑफ ऑल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। अभी मैंने आपको क्या समझाया कि ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस तो बहुत बढ़िया होता है हमारे मैन्योर में, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, ऐसा नहीं कि न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, ये 3 ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी कमी होती है ऑर्गेनिक मैन्योर में, बहुत ज़्यादा नहीं, ये तीनों न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं मैन्योर में। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि सभी प्लांट न्यूट्रिएंट्स का बढ़िया बैलेंस देखने को मिलता है ऑर्गेनिक मैन्योर में। ये वाली बात तो बिल्कुल भी सही नहीं है, बैलेंस नहीं देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच नहीं होता है मैन्योर। तो कुल मिलाकर के ये वाला जो स्टेटमेंट है अभी तक मुझे ये गलत लगा है। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने थर्ड स्टेटमेंट की कि इट प्रोवाइड्स ह्यूमस टू सॉइल।
ये तो हम अभी मैंने आपको बताया कि जो ऑर्गेनिक मैटर है, बेसिकली जो हमारा मैन्योर है उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है और इसी ऑर्गेनिक मैटर को हम ह्यूमस कहते हैं। और जब हम मैन्योर को मिला देंगे सॉइल में तो सॉइल में भी क्या आ जाएगा, ह्यूमस आ जाएगा। ठीक है, चलो तो हमारा जो सी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। लास्ट स्टेटमेंट क्या है कि इट इम्प्रूव्स टेक्सचर ऑफ सॉइल, ये सॉइल का टेक्सचर जो है इम्प्रूव कर देता है। कौन? ऑर्गेनिक मैन्योर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ जी, ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं, जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं, इन सभी को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। जैसे हमें चाहिए हैं, हमें बहुत सारे विटामिन चाहिए हैं, है ना, हमें बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट्स भी चाहिए हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमको चाहिए होती है अपनी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। सिमिलरली प्लांट्स को भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये न्यूट्रिएंट्स क्रॉप प्लांट्स को या प्लांट्स को मिलते कहाँ से हैं? तो सॉइल से मिलते हैं। अब अगर आपके पास एक छोटा सा खेत टाइप का है, एक पीस ऑफ लैंड है जिसमें आप बार बार खेती करते जा रहे हो, तो होगा क्या, एक टाइम ऐसे आएगा कि सॉइल के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ना, वो सब आप बोल सकते हो कि गायब हो जाएंगे सॉइल से। क्यों? क्योंकि जितने बार आप खेती करोगे उतने बार जो क्रॉप प्लांट्स होंगे वो सॉइल से क्या करेंगे, सॉइल का न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अब थोड़ा टाइम तो चाहिए होता है ना सॉइल को भी कि वो अपने न्यूट्रिएंट्स को जो है ना आप बोल सकते हो कि रिप्लेनिश कर सके, वापस उस सॉइल में जो है ना अपने उसके न्यूट्रिएंट्स आ सके। लेकिन आप बार बार खेती करते जाओगे उसी ज़मीन के ऊपर, तो क्या होगा, मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो अब उन क्योंकि खेती तो हमें करनी है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से सप्लीमेंट डाल देंगे, ऊपर से एक टॉनिक डाल देंगे सॉइल में, ताकि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो फिर से जो है ना, यानी कि जो सॉइल है वो दोबारा से न्यूट्रिएंट रिच हो जाए। जो भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई है सॉइल में, वो डेफिशिएंसी फुलफिल करने के लिए हम उसमें क्या डालते हैं, सप्लीमेंट या टॉनिक। और उसी सप्लीमेंट या टॉनिक को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइज़र कहते हैं। और आप बोल सकते हो कि जो हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर है, ठीक है ना, जो मैन्योर है वो एक नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है जिसको हम नेचुरली बनाते हैं, किसी सिंथेटिक केमिकल की को हम यूज़ नहीं करते हैं इसे बनाने के लिए। ठीक है, तो होगा क्या, जब आप मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप बार बार जब मिट्टी में पानी डालते जाते हो ना, तो मिट्टी बहुत ही टाइट हो जाती है, मिट्टी के जो पार्टिकल्स एकदम पास आ जाते हैं, उनके बीच में गैप कम हो जाता है, मिट्टी एकदम कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, तो अब इस कंप्रेस्ड या टाइट मिट्टी में अगर आप सीड डालोगे, बीज बोओगे, तो जब सीड जर्मिनेट करेगा उसकी नन्ही डेलिकेट रूट्स निकलेंगी, तो ये रूट्स जो है ना टाइट सॉइल में पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी। और अगर पेनिट्रेट नहीं करेंगी तो क्या होगा, सीड जर्मिनेशन आगे प्रोसीड ही नहीं होगा। और अगर सीड जर्मिनेशन कंटिन्यू नहीं हुआ तो कल्टिवेशन कैसे हो पाया, है ना, प्लांट कैसे ग्रो कर पाएगा, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो मैन्योर को मिलाने से क्या होता है, अगेन वही, मिट्टी के पार्टिकल्स दूर हो जाते हैं, है ना। अभी तक मिट्टी बहुत टाइट थी, कंप्रेस्ड थी, जैसे ही आप उसमें मैन्योर मिलाओगे तो मिट्टी के पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे, मिट्टी सॉफ्ट हो जाएगी, मिट्टी पोरस हो जाएगी, उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस आ जाएंगे, तो इनडायरेक्टली वहाँ पे सॉइल का टेक्सचर क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है बिल्कुल, किसके रिगार्डिंग, ऑर्गेनिक मैन्योर के रिगार्डिंग। तो कुल मिलाकर के 4 में से ABCD में से B वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है ऑर्गेनिक मैटर के बारे में। इसका मतलब कि B स्टेटमेंट ही हमारे इस सवाल का जवाब है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन B। मेरे साथ साथ आप लोग भी सवालों को सॉल्व करते रहिएगा, कमेंट सेक्शन में लगातार बताइएगा कि इस वाले क्वेश्चन का कौन सा वाला सही आंसर है। ठीक है, ये नहीं कि अकेले मैं ही सॉल्व कर रही हूँ, आपको भी सॉल्व करना है। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ क्रॉप्स विच क्रॉप इज इंक्लूडेड इन खरीफ क्रॉप्स। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ कि क्रॉप किस सीज़न में जो है ग्रो कर पा रही है अच्छी तरीके से, उस हिसाब से जो डिफरेंट क्रॉप्स होती हैं उनको ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में हम कैटेगराइज कर देते हैं। एक होती है हमारे पास खरीफ क्रॉप्स और दूसरी होती है हमारे पास राबी क्रॉप्स। जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं उनको ग्रो करने के लिए रेनी सीज़न चाहिए होता है, और इंडिया में रेनी सीज़न कब से स्टार्ट हो जाता है, जून महीने से स्टार्ट हो जाता है और सितंबर मंथ तक जो है रहता है। तो जो हमारी खरीफ क्रॉप्स होती हैं उनको हम सो कब करते हैं, उनके बीज कब हम बोते हैं मिट्टी में, जून जुलाई के मंथ में, और इसके बाद में आगे 2-3 महीने, 1-2 महीने तक क्रॉप प्लांट्स जो है ना ग्रो कर जाते हैं। फिर इसके बाद में फसल जो है ना पकने लगती है। कब तक पक जाती है, तो सितंबर मंथ में आकर के पक जाती है। ठीक है, तो सितंबर
या अक्टूबर के मंथ तक आते आते जो भी फसल है उसकी कटाई भी शुरू हो जाती है, यानी कि हार्वेस्टिंग की प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमने बात करी किसकी, खरीफ क्रॉप्स के बारे में, जिनको हम मॉनसून क्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि इनको बाकायदा रेनी सीजन चाहिए होता है। क्यों रेनी सीजन चाहिए होता है? क्योंकि इन खरीफ क्रॉप्स को पानी बहुत चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पानी पूरे साल में कब मिल सकता है? जब बारिश होती है। तो इसलिए खरीफ क्रॉप्स को हम मॉनसून क्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है और इनको हम रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। फिर इसके बाद में हमारे पास आती हैं राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स को हम विंटर क्रॉप्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको हम ठंड के महीने में इनका कल्टीवेशन करते हैं, राबी क्रॉप्स का, है ना। तो इंडिया में ठंड कब से शुरू हो जाती है, कौन से महीने से? नवंबर से स्टार्ट हो जाती है। और कब तक रहती है? मार्च के महीने तक रहती है। तो हम राबी क्रॉप्स के बीजों को मिट्टी में कब बोते हैं? नवंबर अक्टूबर के मंथ में बोना स्टार्ट कर देते हैं। फिर फसल जो है बड़ी होती है, इसके बाद में मैच्योर होती है, पकती है, और मार्च अप्रैल के महीने के आते आते तक इन फसलों की, राबी क्रॉप्स की कटाई भी शुरू हो जाती है, यानी कि हार्वेस्टिंग जो है हो जाती है। तो आप बोल सकते हो कि जो हमारी राबी क्रॉप्स हैं वो विंटर क्रॉप्स होती हैं। क्यों? क्योंकि इनको ग्रो करने के लिए थोड़ा सा ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है, इसीलिए ये ठंड के मौसम में उगती हैं। यहाँ पे हमको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और इनमें से हमको बताना है कि कौन कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि खरीफ या खरीफ क्रॉप के ग्रुप को जो है बिलोंग करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फर्स्ट ग्रुप की। फर्स्ट ग्रुप में कौन है? राइस है, वीट है और कॉटन है। तो ज़रा मुझे बताओ कि सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं राइस के साथ। राइस क्या है? राइस हम बोलते हैं कि एक खरीफ क्रॉप्स है ना। राइस हमारा या पैडी खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप्स के ग्रुप को बिलोंग करता है। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस सेशंस में जब हमने सीड ट्रांसप्लांटेशन का टॉपिक समझा था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से, एक पिक्चर दिखाई थी कि किस तरीके से लोग जो हैं गेहूं के खेतों में काम कर रहे हैं, ठीक है। जो मिट्टी है उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ है और इस पानी भरे हुए खेत में लोग क्या करते हैं, जो चावल हैं, चावल के छोटे छोटे सीडलिंग्स को जा कर के बोते हैं, ठीक है, हमारे फार्मर्स। तो इसका मतलब क्या कि राइस हमारी एक खरीफ क्रॉप है जिसको कि ग्रो करने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए रहता है, ठीक है। तो राइस बेसिकली खरीफ क्रॉप है, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे वीट की, वीट क्या है? वीट तो हम बोलते हैं कि एक राबी क्रॉप है। अगर आप लोगों के घर में गेहूं आता होगा, जैसे कुछ लोगों के घर में, जैसे कि मेरे घर में भी साल भर का गेहूं एक साथ आ जाता है, ठीक है। फिर उसको जो है ना घर पे मम्मी क्या करती हैं, अच्छे से धोती हैं, सुखाते हैं, फिर टाइम टू टाइम जो है ना उसको बीन बांध के उसको चक्की में पिसाने लेकर के जाते हैं। तो कई घरों में जो गेहूं है साल भर का वो एक साथ आता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि गेहूं किस मंथ में जाकर के या साल में आप कौन से सीजन में जाकर के गेहूं को परचेज करते हो, तो अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा तो मोस्टली गेहूं को खरीदा जाता है गर्मियों के मौसम में। जैसे ही गर्मियां स्टार्ट होती हैं, कई बार जो है ना हमारे जो किसान हैं वो ट्रैक्टर पे जो है सीधे खेत से गेहूं लेकर के आते हैं और ट्रैक्टर पे जो है बेचना शुरू कर देते हैं। तो गर्मियों के टाइम पे गेहूं को खरीदा जाता है। क्यों खरीदा जाता है? क्योंकि उस समय गेहूं ताज़ा होता है। ताज़ा क्यों होता है? क्योंकि उसी समय गेहूं की हार्वेस्टिंग होती है, यानी कि कटाई होती है। अगर अर्ली समर में गेहूं की हार्वेस्टिंग हो रही है, इसका मतलब क्या कि उसको उगाया कब गया था? उसको उगाया गया था ठंड में, ठीक है। ठंड में गेहूं के बीजों को डाला गया था मिट्टी में, या आप बोल सकते हो कि फार्म में। इसके बाद में गेहूं के पौधे उगे, उसकी फसल मैच्योर हुई, मैच्योर होने के बाद में हार्वेस्टिंग हुई, हार्वेस्टिंग होने के बाद में अर्ली समर में, या बोल सकते हो कि मार्च अप्रैल के महीने में, अप्रैल के महीने में आते आते गेहूं जो है मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो कई बार आपने ये भी सुना होगा कि कई बार ऐसा होता है कि ठंड के मौसम में जो है ना बारिश हो जाती है, तो न्यूज़पेपर में आता है कि बेवजह की बारिश से गेहूं की फसल जो है बर्बाद हो गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि गेहूं एक राबी क्रॉप है, इसे ग्रो करने के लिए विंटर सीजन चाहिए होता है। पानी इसको भी चाहिए होता है, लेकिन रेनफॉल वाला पानी नहीं चाहिए होता है, क्योंकि बारिश में तो, अब बारिश में से थोड़ी ना है कि मनपसंद अमाउंट में जो है ना, क्वांटिटी में जो है ना पानी खेतों में गिरे। बारिश तो अगर शुरू होती है तो वो कितने घंटों भी चल सकती है, इतना पानी नहीं चाहिए होता है गेहूं की फसलों को, ठीक है। तो हमारी जो, आप इससे हमेशा ध्यान रखना कि गेहूँ अवेलेबल कब होता है मार्केट में? गर्मियों के टाइम पे, ठीक है। तो गर्मियों के टाइम पे मतलब क्या कि उसकी आप बोल सकते हो कि उसका कल्टीवेशन कब किया गया होगा? ठंड में। ठंड मतलब कि राबी क्रॉप, ठीक है।
कॉटन, कॉटन हमने पहले भी पढ़ा है, एक खरीफ क्रॉप होती है, ठीक है। तो देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें दो हमारे पास खरीफ है और एक राबी क्रॉप आ गई है, तो ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है। हमें तो एक ऐसा ग्रुप चूज़ करना है, एक ऐसा ऑप्शन चूज़ करना है जिसमें सभी ऑप्शंस कैसे हों, खरीफ क्रॉप को बिलोंग करते हों, ठीक है। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो इसमें मेज़ है, सोयाबीन है, मस्टर्ड है। तो मेज़ डेफिनेटली क्या है, एक खरीफ क्रॉप है। सोयाबीन भी क्या है, एक खरीफ क्रॉप है। लेकिन अगर हम बात करेंगे मस्टर्ड की, तो मस्टर्ड क्या है, एक राबी क्रॉप है। अगर हम बात करेंगे, यानी कि बी ऑप्शन भी हमारे इस सवाल का सही जवाब नहीं हो सकता। अगर हम बात करेंगे ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी में क्या है, राइस है। तो राइस हम बोलते हैं कि डेफिनेटली एक खरीफ क्रॉप है। मस्टर्ड हम बोलते हैं कि एक राबी क्रॉप है। कॉटन क्या है, कॉटन हम बोलते हैं कि एक खरीफ क्रॉप है। तो यहाँ पे भी इस ऑप्शन में भी हमारे पास दो खरीफ क्रॉप्स आ गई हैं और एक राबी क्रॉप है, तो ये भी हमारे सवाल का सही जवाब नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, राइस, जो कि अगेन एक खरीफ क्रॉप है। मेज़ क्या है, मेज़ भी हम बोलते हैं कि एक खरीफ क्रॉप है। सोयाबीन भी क्या है, एक खरीफ क्रॉप है। तो ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें जितनी भी तीनों की तीनों जो क्रॉप्स हैं हमारी, वो खरीफ क्रॉप्स के ग्रुप को बिलोंग करती हैं। और हमको एक ऐसा ही ऑप्शन चूज़ करना था जिसमें कि सभी क्रॉप्स खरीफ क्रॉप्स के ग्रुप को बिलोंग करें। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी, ठीक है। चलो, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्लांटिंग ऑफ सीड्स इज कॉल्ड। सीड्स को जब हम प्लांट करते हैं, यानी कि जब हम सीड्स को सो करते हैं या उनको हम मिट्टी में बोते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भाई, आसान है, उसको हम सोइंग की प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलो, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फर्टिलाइजर्स। अगेन, पहले हमने मैन्योर के बारे में पढ़ा था, अब हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स के बारे में, ठीक है। और इस सवाल में भी आपके पास जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शंस में से आपको एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो कि फर्टिलाइजर्स के रिस्पेक्ट में सही नहीं है, नॉट ट्रू, फॉल्स वाला स्टेटमेंट। चलो, ऑप्शन ए क्या है, दे इंक्रीज द ईल्ड। फर्टिलाइजर्स क्या ईल्ड इंक्रीज करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल करते हैं, ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, फर्टिलाइजर्स का काम क्या होता है, फर्टिलाइजर्स का काम होता है कि सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, उस डेफिशिएंसी को जाकर के दूर कर लिया जाए, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो भी आपने उस मिट्टी में जो भी आप क्रॉप प्लांट्स को ग्रो कर रहे हो, वो क्रॉप प्लांट्स क्या करें, जो भी उनको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो सॉइल से जो है अब्जॉर्ब कर लें। और अगर क्रॉप प्लांट्स को जो भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स अगर उन क्रॉप प्लांट्स को मिल गए हैं, तो वो अच्छी तरीके से ग्रो तो करेंगे ना, हेल्दी हो जाएंगे। और अगर वो हेल्दी होंगे तो उन पे आने वाले जो भी सीड ग्रेन्स हैं, जो भी अनाज है, जो भी फल है, जो भी सब्जी है, वो भी हेल्दी होगा। और अगर वो हेल्दी होगा तो उनको जब आप मार्केट में जाकर के बेचोगे तो प्राइस भी अच्छा मिल जाएगा। यानी कि ईल्ड क्या हो रही है, अच्छी हो रही है ना। जो फसल तैयार हो रही है वो अच्छी फसल तैयार हो रही है। क्यों अच्छी तैयार हो रही है? क्योंकि आप उसमें फर्टिलाइजर डाल रहे हो, सॉइल की न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को हटा रहे हो, तो डेफिनेटली ईल्ड इंक्रीज होती है फर्टिलाइजर से। ऑप्शन बी क्या है, देयर एक्सेसिव यूज डिस्टर्ब्स द बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। एल लगा लेना यहाँ पे। अगर इनका हम एक्सेस में यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स का, तो ये सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स का जो बैलेंस होता है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, दे आर जनरली यूज्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है ये कि फर्टिलाइजर्स में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अपने कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। जो हमारे ऑर्गेनिक मैन्योर है, ठीक है, उसकी बात ये रहती है कि एक तो वैसे भी उसमें थोड़े से नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस थोड़े से कम होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर आपको खाद डालनी है मिट्टी में तो खाद आपको काफ़ी ज़्यादा लेनी पड़ती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अपने केमिकल फर्टिलाइजर्स की, तो इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। तो अगर आप थोड़ा भी डालोगे अपने खेतों में, सॉइल में, मिट्टी में, तो इनफ हो जाता है वो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये नहीं कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स डालने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये इसको बेसिकली ये जो इसकी प्रॉपर्टी है ना, ये फर्टिलाइजर्स को ज़्यादा कन्वीनियंट बना देती है यूज़ करने के लिए। क्योंकि अगर खाद यूज़ कर रहे हैं तो बहुत सारी लानी पड़ेगी, लेकिन अगर फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ी क्वांटिटी में काम चल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में दे आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। बिल्कुल भी नहीं भैया, ये जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं ये बिल्कुल भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं। कैसे? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितना, जैसे कि जो भी डेफिशिएंसी है सॉइल में, जिस भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, ठीक है ना, उस डेफिशिएंसी को यूज़ करने के लिए आपने उसमें फर्टिलाइज़र डाल दिया।
अब जितना सॉइल को अब्जॉर्ब करना है फर्टिलाइज़र उतना वो अब्जॉर्ब करेगा। अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइज़र मिट्टी में डाला है तो क्या होगा, वो फर्टिलाइज़र मिट्टी के सरफेस पे ही रहेगा। अब क्या हुआ, बारिश हो गई, बारिश से क्या हुआ, हमने ये भी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी फर्टिलाइज़र्स की कि ये इनकी सॉल्युबिलिटी पानी में बहुत बढ़िया होती है, यानी कि फर्टिलाइज़र्स हमारे पानी में बहुत अच्छी तरीके से सॉल्युबल हो जाते हैं, घुल जाते हैं। तो अब क्या हुआ, जैसी बारिश हुई, खेत में बारिश हुई, मिट्टी पे बारिश का पानी आया, इस बारिश के पानी से क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र पड़ा था सॉइल में वो जा कर के मिक्स हो गया। अब ये पानी ठहरेगा तो नहीं, ये आगे जाके बहता जाएगा, तो ये बहता हुआ पानी अपने साथ साथ फर्टिलाइज़र को भी कैरी करके लेके जा रहा है और अल्टीमेटली ये पानी कहाँ जा कर के मिक्स हो जाएगा, नदी में, तालाब में, नियर बाय वाटर रिजर्वायर में। और क्या होगा, जो फर्टिलाइज़र है वो जा कर के उस वाटर रिजर्वायर में जाकर के मिक्स हो जाएगा। अब जो एक्वेटिक लाइफ है, जो पानी के अंदर मछलियाँ वगैरह हैं, उनको थोड़ी ना फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है, उनके लिए तो क्या है, वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। तो आप नहीं बोल सकते हो कि फर्टिलाइजर्स हमारे क्या होते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी, क्योंकि इस सवाल में हमसे पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट फर्टिलाइजर्स के बारे में सही नहीं है, तो वो होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चलो कमेंट सेक्शन में हर एक क्वेश्चन का जवाब देते जाइएगा, साथ साथ में सॉल्व करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीड ड्रिल इज़ यूज टू। अब सीड ड्रिल क्या होता है, हमने सोइंग की प्रोसेस पढ़ी थी ना, बीज को बोने की प्रोसेस। वहाँ पे हमने क्या देखा था कि दो मेथड होते हैं बीजों को बोने के। एक तो ट्रेडिशनल मेथड जिसको हम ब्रॉडकास्टिंग मेथड कहते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, मुट्ठी में लेते हैं बीजों को और रैंडमली ऐसे फेंकते जाते हैं, स्कैटर करते जाते हैं। लेकिन ये मेथड अच्छा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि कहीं ज़्यादा बीज गिर रहे हैं, कहीं कम गिर रहे हैं, प्रॉपर गहराई में नहीं गिर रहे हैं, डेप्थ में नहीं गिर रहे हैं। अगर ऊपर ही ऊपर रह जाएंगे मिट्टी में तो चिड़िया आकर के चुग के चली जाएगी, है ना। तो ये मेथड अच्छा नहीं होता है। अब हम मशीन का यूज़ करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सीड ड्रिल कहते हैं। ठीक है ना। सीड ड्रिल में बेसिकली क्या होता है, एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस फनल को हम कनेक्ट करते हैं किसके साथ, एक आयरन ट्यूब के साथ, यानी कि एक लोहे की ट्यूब के साथ। ये लोहे की ट्यूब आगे जाकर के फर्दर किससे कनेक्टेड होती है, प्लॉ के साथ। प्लॉ मतलब क्या, आपका वो फावड़ा ही बोलते हैं ना उसको, शायद क्या बोलते हैं, नहीं फावड़ा नहीं बोलते हैं उसको, हम कुछ और बोलते हैं हिंदी में, प्लॉ। ठीक है ना। तो प्लॉ में क्या होता है, प्लॉ में बेसिकली एक ऐसी लंबी सी डंडी होती है और यहाँ पे ब्लेड्स बनी रहती हैं। ठीक है, कुछ इस तरह की सिंप्लीफाइड डायग्राम मैं आपको बता रही हूँ समझाने के लिए। हाँ, उसको हल बोलते हैं, प्लॉ को हम क्या कहते हैं हिंदी में, हल कहते हैं। ठीक है ना। तो हल से खेत को जोता जाता है। तो बेसिकली होगा क्या, अब ये जो प्लॉ होता है, ये जो हल होता है, इसको आगे या तो किसी बुलक के साथ यानी कि बैल के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, या ट्रैक्टर के साथ भी कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे जैसे बैल या ट्रैक्टर चलेगा तो ये जो हल होता है ये भी मिट्टी में चलेगा। मिट्टी में चलने से क्या होता है, ये जो ट्राइंगुलर ब्लेड्स लगी होती है जिनको हम प्लॉ शेयर कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, हम प्लॉ शेयर कहते हैं। ये प्लॉ शेयर आगे जाती हैं। ठीक है ना। ये भी जो है मिट्टी में घसीटती है, और मिट्टी में घसीटती जिसके कारण मिट्टी में छेद हो जाते हैं, छेद नहीं गड्ढे हो जाते हैं। ठीक है ना, उनको हम फरोज बोलते हैं। और इन फरोज में क्या होता है, ये जो फनल है ना इसका, सीड ड्रिल का, इस फनल में जो है किसान क्या करते हैं, सीड यानी कि बीज डालते जाते हैं। और ये बीज जो है जहाँ जहाँ इस प्लॉ शेयर ने, इस हल ने गड्ढे करे हैं, फरो करे हैं, वहाँ वहाँ सीड जो है गिरते जाते हैं। तो प्रॉपर डेप्थ, प्रॉपर सीड्स के मतलब सीड्स के बीच में प्रॉपर हम बोलते हैं कि स्पेसेस भी होते हैं। ठीक है ना। प्रॉपर डेप्थ में भी सीड्स जाकर के गिरते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे होते हैं सीड ड्रिल को यूज़ करने के। ट्रैक्टर ड्रिवन भी हो सकते हैं या बुलक ड्रिवन भी हो सकते हैं। ठीक है ना। जो ट्रैक्टर ड्रिवन होते हैं उसमें कई सारे प्लॉ शेयर लगे होते हैं, कई सारी ब्लेड्स होती हैं। तो एक साथ क्या आप बोल सकते हो कि कई सारे एरिया में एक साथ बीजों को बोया जा सकता है। तो इसको हम कहते हैं सीड ड्रिल, और इसको हम सीड्स को सो करने में यूज़ करते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। क्लियर है। चलो अब इसके बाद में हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये वाला क्वेश्चन अभी आप रहने दो, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। सॉइल को टर्न करना और उसको ढीला करना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भाई। देखो मैंने आपको क्या समझाया था, अगेन वही वाली बात है कि आपके पास एक ज़मीन का टुकड़ा है ना, उस पर मिट्टी आपने डाली और आप कंटिन्यूसली क्या कर रहे हो, उसमें बार बार खेती कर रहे हो। तो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे कम होते जाएंगे। अब सॉइल जैसे आपकी ये मिट्टी है, ठीक है ना, मिट्टी की तो कई सारी लेयर्स होती हैं। सपोज इस वाली लेयर तक,
इस वाली लेयर तक क्या हो रहा है, प्लांट्स की रूट्स आ रही हैं। तो इस वाली लेयर, ये वाली जो लेयर है सॉइल की, इस लेयर में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे उनकी आप बोल सकते हो कि इस वाली लेयर में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स जो हैं अब्जॉर्ब करते जाएंगे। लेकिन सॉइल की ये जो डीपर लेयर है, ये वाली जो लेयर है, यहाँ पे तो हमारे क्रॉप प्लांट्स की रूट्स पहुँची ही नहीं हैं। तो इस वाली लेयर में आप बोल सकते हो कि अभी भी न्यूट्रिएंट्स हैं। ऊपर वाली लेयर में एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, लेकिन नीचे वाली लेयर में अभी भी न्यूट्रिएंट्स हैं। तो क्या होगा, एक हद के बाद आपकी जो क्रॉप प्लांट्स हैं वो प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है ना। तो हम क्या करते हैं, ये जो न्यूट्रिएंट रिच डीपर लेयर है ना सॉइल की, इसको हम उठा करके ऊपर लेकर के आ जाते हैं, और ये वाली लेयर जिसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है इसको हम नीचे लेकर के आ जाते हैं। तो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल को ऊपर लेकर के आ जाना और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सॉइल को नीचे लेकर के आ जाना, ताकि नीचे जाकर के उसको थोड़ा सा रेस्ट मिले, आराम मिले, वो अपने न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर सके, और नीचे वाली जो सॉइल है, सॉइल की लेयर है, उसको ऊपर लेके आ जाते हैं, ताकि जो भी हमारे क्रॉप प्लांट्स लगे हुए हैं उनको जो है ना न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई शुरू हो जाए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लॉइंग कहते हैं। ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूस खेती करने पे क्या होगा, पानी तो आपको डालना ही पड़ेगा। पानी से क्या हो जाता है, मिट्टी बार बार पानी डालने से मिट्टी टाइट हो जाती है, पार्टिकल्स उसके पास पास आ जाते हैं और उनके बीच में स्पेस चली जाती है, तो मिट्टी बहुत ही कंप्रेस हो जाती है। अब इतनी टाइट मिट्टी में सीड को जर्मिनेट करने में दिक्कत आती है, रूट्स जो है ठीक से पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब हम प्लॉइंग की प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना, टिलिंग की प्रोसेस करते हैं, तो उससे क्या होता है कि मिट्टी थोड़ी सी आप बोल सकते हो कि लूज पड़ जाती है, उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस आ जाते हैं, और अगर स्पेसेस आ गई तो वहाँ पे एयर आ गई, उन जगहों पर आप बोल सकते हो कि उसमें पानी आ गया, तो होगा क्या, अब सीड को जर्मिनेट करने में आसानी रहेगी, है ना। जैसे ये मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में स्पेस है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे हवा है, और ये क्या है, आपका सीड है। सीड की रूट्स जो है इन स्पेसेस में आसानी से जो है अपनी रूट्स फैला पाएंगी, और इस जगह पे जो भी पानी है, जो भी एयर है, वो भी ले लेंगी, तो सीड को जर्मिनेट करना आसान हो जाता है। ठीक है। तो इसको हम प्लॉइंग और टिलिंग की प्रोसेस कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टाइट और कंप्रेस्ड सॉइल को लूज करते हैं प्लॉइंग की प्रोसेस में। ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, टिलिंग एंड प्लॉइंग। क्लियर है। चलो अब इसके बाद में हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। द मॉनसून सीजन इन आवर कंट्री इज ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ, अभी हमने डिस्कस किया था, तो इसका जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी, जून से लेकर के सितंबर तक। ठीक है। जून से सितंबर तक मॉनसून सीजन चलता है हमारी कंट्री इंडिया में। चलो आसान था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द क्रॉप्स ग्रोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड। रेनी सीजन में जो क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक तो खरीफ हो सकता है इसका आंसर, ठीक है ना, खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं, या आप इसको यहाँ पे मॉनसून क्रॉप्स भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर ये सवाल आएगा तो आप लिख देना खरीफ ऑब्लिक मॉनसून क्रॉप्स। ठीक है। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, शिफ्टिंग ऑफ टाइनी प्लांट्स फ्रॉम अ नर्सरी टू द मेन फील्ड इज कॉल्ड। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि टमाटर, मिर्ची और जब आप उसकी राइस की खेती करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली जो सीड होते हैं, जो बीज होते हैं, उनको मेन फील्ड में सो नहीं किया जाता है, बोया नहीं जाता है। इनफैक्ट उनको एक नर्सरी में या सीड बेड में सबसे पहले प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, पानी और सनलाइट की डोज के साथ उन सीड्स को सो करते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में वो सीड्स जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट करने पे क्या होता है, रूट निकल के आ जाती है, छोटी सी शूट निकल के आ जाती है, तो टाइनी प्लांट्स बन जाते हैं सीड से। ठीक है। और ये जो टाइनी प्लांट वाली स्टेज होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, सीडलिंग्स कहते हैं। अब आपके पास सपोज 100 सीडलिंग्स हैं, उन 100 सीडलिंग्स में से आप वो वाली सीडलिंग्स सिलेक्ट करते हो जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है, हेल्दी है, तो उन सिलेक्टेड सीडलिंग्स को फिर फाइनली जाकर के जो मेन खेत होता है उसमें जाकर के सो कर दिया जाता है। ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सीड ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट वही बात बोल रहा है कि शिफ्टिंग ऑफ टाइनी प्लांट्स, यानी कि सीडलिंग्स को हम शिफ्ट करते हैं नर्सरी से कहाँ, मेन फील्ड में, इसको हम कहते हैं सीड ट्रांसप्लांटेशन। तो इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए, सीड ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है। ये मेथड अच्छा होता है क्योंकि ये मेथड इंश्योर करता है कि आप जो भी अब क्रॉप प्लांट्स को ग्रो करोगे या कर रहे हो, उनसे ईल्ड आपको अच्छी ही मिलेगी, है ना। क्योंकि
बीजों में डिटेक्ट करना, सीड्स में डिटेक्ट करना कि कौन सा सीड जो है एक अच्छे हेल्दी क्रॉप प्लांट में जो है ना ग्रो करेगा, उस क्रॉप प्लांट से जो है ईल्ड अच्छी निकलेगी, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सभी सीड्स को, जो भी आपके पास सीड्स हैं उनको सबसे पहले सीडलिंग स्टेज तक लेकर के आते हैं, उनको जर्मिनेट करवाते हैं, उनको सीडलिंग स्टेज तक लेकर के आते हैं, और फिर जो अच्छी सीडलिंग्स होती हैं, जो सिलेक्टेड सीडलिंग्स होती हैं, उनको जो है अलग से जाकर के फिर मेन फील्ड में ग्रो करवा देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एश्योरिटी मिल जाती है कि हाँ, अब अच्छी हमने सीडलिंग्स चूज़ करी हैं, इनसे अच्छे क्रॉप प्लांट्स ग्रो करेंगे और ईल्ड भी अच्छी होगी। तो न्यूट्रिएंट्स की, फर्टिलाइज़र्स की, मैन्योर्स की, पानी वगैरह की जो है ना वेस्टेज नहीं होती। नहीं तो पता चला कि सभी के सभी सीडलिंग्स जो है ना आपने ले जा कर के सो कर दिए हैं मेन फील्ड में, और उसमें से कुछ अच्छे ग्रो कर पा रहे हैं, कुछ अच्छे नहीं ग्रो कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की, जगह की, पानी की, सनलाइट की वेस्टेज हो रही है। ठीक है ना, कि आप ये सब चीज़ें आप दे भी रहे हो क्रॉप प्लांट्स को, लेकिन फिर भी वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो सही जवाब क्या होगा, सीड ट्रांसप्लांटेशन। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, डैमेज्ड सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। हमने पहले भी देखा था कि इससे पहले कि हम सीड्स को सो करें, ज़रूरी होता है ये पता करना कि सीड्स आपने जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं या नहीं। तो कैसे इस चीज़ को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, एक मैंने आपको एक्टिविटी बताई थी कि आपको क्या करना रहता है, एक कंटेनर लेना रहता है, उसमें डालना होता है क्या, पानी। ठीक है ना, अब इस पानी में आपको जो भी आपने सीड्स सिलेक्ट करे हैं उनको आपको डाल देना होता है। अब वो वाले सीड्स जो कि आपके कंटेनर में नीचे जाकर के सेटल हो जाते हैं उनको हम गुड क्वालिटी सीड्स कहते हैं, और वो वाले सीड्स जो कि कंटेनर का जो वाटर सरफेस है उसी के ऊपर तैरते रहते हैं उनको हम कहते हैं बैड क्वालिटी सीड्स। ऐसा क्यों, क्योंकि जो अच्छी क्वालिटी के सीड्स होते हैं वो भारी होते हैं। ठीक है ना, भारी होने के कारण क्या होता है कि वो पानी में, कंटेनर में नीचे जाकर के सेटल हो जाते हैं, और वो वाले सीड्स जिसमें किसी तरह का कीड़ा वगैरह लगा है, इन्फेक्शन वगैरह है, तो कीड़ा क्या करता है, बीजों के अंदर घुस जाएगा और अंदर से जाकर के उसको खोखला कर देगा। ठीक है ना, तो अगर बीज खोखले हो जाएंगे, पहले भी हमने डिस्कस किया है कि कई बार हम बोलते हैं कि हमारे घरों में जो दाल चावल वगैरह होता है, गेहूँ वगैरह जो होते हैं उसमें कीड़े लग जाते हैं। ठीक है ना, तो होगा क्या कि जब आप उस कीड़े लगे हुए दाल के दाने को उठाओगे तो आप देखोगे कि उसमें एक अच्छा सा गड्ढा बना के रखा है, और उस गड्ढे के अंदर झाँक के देखोगे तो आपको पता चलेगा अंदर पूरी दाल का जो भी कंटेंट है वो ख़त्म हो चुका है, कीड़ा ऑलरेडी खा चुका है। तो दाल का दाना आपका काफ़ी खोखला रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो चीज़ खोखली रहेगी, जो चीज़ हॉलो रहेगी, वो हल्की रहेगी, और हल्की रहेगी तो वो पानी में तैरेगी, उसके सरफेस पे तैरेगी। ठीक है, तो डैमेज्ड सीड्स जिसमें किसी भी तरह का डैमेज है, कीड़ा वगैरह लगा है, वो क्या करता है, वो करता है फ्लोट। ठीक है ना, पानी के ऊपर फ्लोट करता है, तैरता है। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डैश इज अ डिवाइस टू स्प्रेड सीड्स इन सॉइल। ये तो हमने अभी अभी करा है, सीड ड्रिल। ठीक है, सीड ड्रिल डिवाइस होती है जिसका हम यूज़ करते हैं मिट्टी में सीड्स को स्प्रेड करने के लिए। फाइन, चलो अब इसके बाद में बस ये था हमारे आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। आई होप जितना भी हमने पढ़ा है अभी तक इस चैप्टर में वो एक बार रिवाइज हो गया होगा अच्छी तरीके से। मैंने आपको हर एक क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के कुछ और नए टॉपिक्स को। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, तो आपके लिए उन्हें देखना होगा काफ़ी कन्वीनियंट। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम अपने चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का एक और नया टॉपिक कवर करेंगे, एंड दैट इज़ क्रॉप रोटेशन। प्रीवियस सेशंस में हमने बात करी थी मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स की, कि किस तरीके से मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स सॉइल की जो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसीज होती हैं उनको फुलफ़िल करते हैं। और आज के सेशन में हम बात करेंगे क्रॉप रोटेशन की। तो चलो जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे क्रॉप रोटेशन के बारे में। एग्जैक्टली क्रॉप रोटेशन की प्रोसेस क्या होती है।
अगर मैं क्रॉप रोटेशन को छोड़ करके सिर्फ इस रोटेशन वर्ड पर फोकस करूं तो एग्जैक्टली रोटेशन वर्ड क्या होता है ये आपने सुना होगा अपनी क्लासरूम्स में, है ना। क्लासरूम में बच्चों का जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है उसमें एक रोटेशन चलता है। कैसे? सपोज आपके क्लासरूम में टोटल जो है 10 बेंचेस रखी हुई हैं एक रो में, ठीक है, एक रो में आपके पास 10 बेंचेस हैं, तो होगा क्या, फॉर सपोज आप मंडे को फर्स्ट बेंच पे बैठे हो, ठीक है, और आपका जो फ्रेंड है वो लास्ट बेंच पे बैठा है। अब ट्यूसडे को क्या होगा, आप चले जाओगे सेकेंड रो पे और आपका वो फ्रेंड जो कि मंडे को लास्ट बेंच पे बैठा था वो आ जाएगा फर्स्ट बेंच पे। फिर वेंसडे को क्या होगा, आप चले जाओगे थर्ड बेंच पे और आपका जो दोस्त है जो कि ट्यूसडे को बैठा था फर्स्ट बेंच पे वो आ जाएगा वेंसडे को सेकेंड बेंच पे, ठीक है। तो इस तरीके का रोटेशन आपको देखने को मिलता है। ऐसा ही रोटेशन हमको कहाँ देखने को मिलता है, क्रॉप कल्टीवेशन में देखने को मिलता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, लेग्यूमिनस एंड नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स को ऑल्टरनेटिव मैनर में कल्टीवेट करवाते हैं या ग्रो करवाते हैं। क्या बोला मैंने कि क्रॉप रोटेशन हमको कहाँ देखने को मिलता है, क्या होता है क्रॉप रोटेशन में, हम लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स को ऑल्टरनेट मैनर में कल्टीवेट करवाते हैं सेम पीस ऑफ लैंड में। अब आप बोलोगे कि मैम ये जो स्कूल सिटिंग अरेंजमेंट वाला एग्जांपल था ये तो फिर भी हमें समझ में आया, ये लेग्यूमिनस नॉन लेग्यूमिनस को हम क्या ऑल्टरनेट मैनर में पैटर्न में ग्रो करवा रहे हैं, ये चीज़ हमें बिल्कुल समझ में नहीं आई। आखिर हम ऐसा कर ही क्यों रहे हैं ये भी हमें समझ में नहीं आया, थोड़ा सा और डिटेल में समझाइए। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी नाइट्रोजन के बारे में, ठीक है। जब हमने मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स की बात करी थी तो वहाँ पे हमने एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से सीख ली थी कि क्रॉप प्लांट्स को ग्रोथ के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे मिनरल एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। उनमें से कुछ माइक्रो वाले होते हैं, कुछ मैक्रो वाले होते हैं। मैक्रो मतलब वो वाले न्यूट्रिएंट्स जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, माइक्रो वाले वो जो कि कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। मैक्रो में हमारे पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम वगैरह आ जाता है। माइक्रो में आयरन, जिंक, कॉपर, ये सारी चीज़ें आती हैं, ये सारे मिनरल एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारे जो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स हैं वो करते क्या हैं, जो भी डेफिशिएंसी, जिस भी न्यूट्रिएंट एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो रही है सॉइल में, उस न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को जा करके हटा देते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली नाइट्रोजन एलिमेंट की। नाइट्रोजन एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ना सिर्फ प्लांट्स के लिए। ऐसा नहीं कि अभी हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, क्रॉप्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो नाइट्रोजन सिर्फ क्रॉप प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन हमारे लिए यानी कि एनिमल्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। वाई सो? क्योंकि नाइट्रोजन बनाता है किसको, अमीनो एसिड्स को। आई रिपीट, नाइट्रोजन क्या करता है, अमीनो एसिड्स को बनाता है। और यही बहुत सारे अमीनो एसिड्स आप एक साथ लेते जाओ, इन अमीनो एसिड्स की आप लंबी लंबी चेन बनाते जाओ तो क्या बन जाता है प्रोटीन। तो भले ही आपको नाइट्रोजन की वैल्यू ना पता हो, लेकिन इस प्रोटीन की वैल्यू तो हम सभी को पता होगी। प्लांट्स के लिए भी प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है और एनिमल्स के लिए, हमारे लिए तो भैया प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता ही होता है ना। तो जब भी जो है ना बॉडी में थोड़ी सी वीकनेस होती है, थकान होती है, तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि भैया प्रोटीन रिच डाइट लिया करो, है ना, दाल वगैरह खाया करो, या जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनको बोला जाता है कि एग्स वगैरह आप लिया करो। तो प्रोटीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन आता कहाँ से है, अमीनो एसिड से आता है। अमीनो एसिड्स की लंबी लंबी चेन्स बनाई जाती हैं जिससे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, और इन अमीनो एसिड को बनाने वाला कौन होता है, यही नाइट्रोजन। तो आप बोलोगे कि मैम रुको, एक मिनट रुको, हमने तो अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। नाइट्रोजन हमको चाहिए होता है अमीनो एसिड्स को सिंथेसाइज करने के लिए, जो कि आगे जाकर के प्रोटीन बनाएंगे। तो एक काम करते हैं ना, हमारी एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेरिक एयर में इतनी सारी नाइट्रोजन है, तो क्यों ना हम इसी एटमॉस्फेरिक एयर से नाइट्रोजन को इनहेल कर लें। जैसे कि हम रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं ना अपनी एटमॉस्फेरिक एयर से। सिमिलरली क्यों ना हम नाइट्रोजन भी ले लें, और इससे क्या होगा, जब हम इनहेल करेंगे, रेस्पायर करेंगे, तो नाइट्रोजन हमारे अंदर आ जाएगी और फिर अमीनो एसिड्स बन जाएंगे और प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाएगा। तो प्रॉब्लम सॉल्व। अब हमको दाल खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब हमको दूध पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तो हम हवा से ही जो है ना प्रोटीन को बनाने वाला नाइट्रोजन लेते जा रहे हैं। लेकिन क्या ये जितना बोलना आसान है उतना करना भी आसान होता है? बिल्कुल नहीं।
माना कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में N2 गैस है ना, नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, लेकिन इसको यूटिलाइज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। कैसे? मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि एक तरफ आपके पास चॉकलेट है और एक तरफ आपके पास कोको बीन्स हैं। अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप चॉकलेट खाना पसंद करोगे या कोको बीन्स खाना पसंद करोगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो कोको बीन्स हैं वही चॉकलेट बनाती हैं। तो एक काम करो ना, चॉकलेट मत खाओ, कोको बीन्स खा लो। अब आप बोलोगे कि मैम कोको बीन्स और चॉकलेट का क्या रिलेशन है? चॉकलेट अपनी जगह है, कोको बीन्स अपनी जगह है। माना कोको बीन्स से ही चॉकलेट बनती है, लेकिन कोको बीन्स अभी इस फॉर्म में थोड़ी है कि उसको हम यूटिलाइज कर सकें, उसको हम खा सकें, या उसको हम हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है खाना। सिमिलरली माना कि हमारे एटमॉस्फेरिक एयर में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, लेकिन इसको हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की तरह इनहेल नहीं कर सकते हैं। तो फिर अब एक समस्या आ गई कि मैम अगर हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनहेल नहीं कर सकते हैं तो फिर आगे अमीनो एसिड्स नहीं बनेंगे। अगर अमीनो एसिड्स नहीं बनेंगे तो प्रोटीन नहीं बनेंगे। इसका मतलब क्या, हमारे अंदर प्रोटीन की कमी हो जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगी। इसका मतलब क्या कि हमें अपनी प्रोटीन की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ता है? अपने खाने पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम जो भी खाना खाते हैं उस फूड के दो सोर्सेज होते हैं। एक तो प्लांट सोर्स होते हैं, हमारे पौधे सोर्स होते हैं, और दूसरा होता है हमारे एनिमल्स। ठीक है ना? तो एलिमेंट से एनिमल से हम बोलते हैं कि मीट मिल जाता है ना। और इसके अलावा जो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट, जो मिल्क वगैरह होता है, एग वगैरह जो होता है, वहाँ से हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है। लेकिन अभी के लिए अगर हम एनिमल बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा साइड कर दें और अभी हम फोकस करें किसके ऊपर? प्लांट बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो कैसे हम अपनी बॉडी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को प्लांट बेस्ड फूड प्रोडक्ट से जो है फुलफिल कर सकते हैं? क्योंकि अभी भी इंडिया में ऐसी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कि वेजिटेरियन है, जो कि अंडे तक जो है कंज्यूम नहीं करती है। ठीक है? तो अभी के लिए हम एनिमल बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स को साइड कर देते हैं और हम अभी के लिए यही मान के चलेंगे कि किस तरीके से हम अपने खाने पीने से हम अपनी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है अपनी बॉडी की, वो कैसे प्लांट बेस्ड फूड प्रोडक्ट से जो है फुलफिल कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उससे हमें ये समझ में आया है कि नाइट्रोजन हमारी बॉडी में उसकी ज़रूरत होती है प्रोटीन की डेफिशिएंसी को या प्रोटीन की कमी को, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है? और नाइट्रोजन को हम एटमॉस्फेरिक एयर से इनहेल कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, हमें प्लांट से अपनी इस प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा। फिर इसके बाद में आप लोग के दिमाग में चीज़ आएगी कि मैम क्या प्लांट्स के अंदर कोई फूड फैक्ट्री होती है क्या, कि वो अपने अंदर जो है ना प्रोटीन बनाते हैं और हमको बना करके दे देते हैं? बिल्कुल, एग्जैक्टली यही होता है। प्लांट अपने अंदर प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि उनकी खुद की भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, और इसके बाद में जब हम उन प्लांट्स को खाते हैं या उनसे बने हुए प्रोडक्ट्स को खाते हैं तो हमारे अंदर जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाती है। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि मैम अच्छा, हम नाइट्रोजन गैस को एयर से इनहेल नहीं कर सकते हैं, शायद प्लांट्स ले लेते हैं। प्लांट्स के लिए करना ये पॉसिबल होता है। प्लांट्स क्या करते हैं, बड़े आसानी से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उन्हें ले लिया, फिर इसके बाद में उनसे प्रोटीन बनाए, और इसके बाद में हमने उन प्लांट्स को खाया या उनकी प्रोडक्ट्स को खाया तो हमें प्रोटीन मिल गया। एक्चुअली नहीं, प्लांट्स के लिए भी इतना आसान नहीं होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूज़ करना। तो फिर आप बोलोगे कि मैम फिर होता क्या है अगर प्लांट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एज सच N2 गैस के फॉर्म में जो है ना यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर होता क्या है? अब इस केस में सबसे आगे आते हैं हमारे कौन? लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन होते हैं भाई? जैसे कि पल्सेस यानी कि दालें, पीस, मटर, बीन्स, ग्राउंडनट, ठीक है ना। क्लोवर, ये क्लोवर है, ये डोवर नहीं है, इसको करेक्ट कर लेना, ये होगा क्लोवर। ठीक है, तो हमारे जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं जैसे कि पल्सेस, पीस, बीन्स, ग्राउंडनट, क्लोवर एक्सेट्रा, इनको हम लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूटिलाइज करने में सबसे आगे होते हैं। कैसे सबसे आगे होते हैं? इन लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो रूट्स होती है ना, उनकी एक खास बात होती है। खास बात ये होती है कि इन लेग्यूमिनस प्लांट की जो रूट्स है ना, उसमें रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। रूट नोड्यूल्स मतलब कि इनकी रूट्स में कुछ गांठें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये एक लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स हैं, और इन रूट्स में आपको देखो छोटे छोटे से आपको गांठ दिखाई देंगे, नोड्यूल्स दिखाई देंगे। आप बोल सकते हो कि ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं रूट नोड्यूल्स।
अब इन रूट नोड्यूल्स की खास बात क्या होती है? इन रूट नोड्यूल्स की खास बात ये होती है कि इनमें प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। क्या प्रेजेंट होते हैं? इनमें होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है। और एक बढ़िया सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, उसका मैं आपको नाम बता देती हूँ, उसका नाम है राइजोबियम। क्या नाम है उसका? राइजोबियम, ठीक है। तो लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं हमारे क्रॉप प्लांट्स, उनकी रूट्स में नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, गांठें होती हैं जिनको हम रूट नोड्यूल्स कहते हैं, जिनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है और एक कॉमन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है राइजोबियम। तो आप बोलोगे कि मैम एग्जैक्टली ये बैक्टीरिया करता क्या है? ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है ना, राइजोबियम। आप बोलोगे कि मैम ये एग्जैक्टली बैक्टीरिया करता क्या है? तो ये बैक्टीरिया बड़ा काम का होता है। ये क्या करता है कि एटमॉस्फेरिक एयर में जो नाइट्रोजन गैस होती है वो ये पकड़ता है, ठीक है ना, वो ये कैप्चर करता है और इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये क्या करता है? यूटिलाइजेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कोको बीन्स और चॉकलेट का, कि आपके पास चॉकलेट भी है, आपके पास कोको बीन्स भी है, लेकिन आप पसंद करोगे क्या? चॉकलेट खाना, कोको बीन्स नहीं। क्यों? क्योंकि वो अभी अपने खाने के फॉर्म में नहीं है, खाने लायक नहीं है, खाने के फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना। तो सिमिलरली ये जो राइजोबियम जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन गैस को, N2 गैस को ऐसा जो है यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। ज़रूरी ये है कि इस नाइट्रोजन को, इस एलिमेंट को अपने उसके यूटिलाइजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। तो कौन करता है? यही बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। ये क्या करता है? इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देगा किस में? नाइट्रेट्स में, ठीक है, नाइट्राइट्स में और अमोनियम में। क्या बोला मैंने कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में। ये क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूटिलाइजेबल फॉर्म्स जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनियम में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब क्या हुआ? ऑब्वियस सी बात है, ये जो रूट्स हैं ये कहाँ होती हैं? सॉइल में ही होती हैं। तो ये जो भी प्रोसेस चल रही है नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनियम में कन्वर्ट करने की, ये कहाँ चल रही हैं? ये सब चीज़ें सॉइल के अंदर चल रही हैं। लेग्यूमिनस प्लांट की जो रूट नोड्यूल्स हैं वहाँ चल रही हैं, ठीक है। अब क्या हुआ? ये जितने भी बेसिकली ये जो नाइट्रेट्स अमोनियम वगैरह हैं, ये सब क्या है? नाइट्रोजन के ही तो कंपाउंड्स हैं। देखो ना, ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है। इन सभी कंपाउंड में क्या है? नाइट्रोजन है, तो ये सभी नाइट्रोजन कंपाउंड हुए, ठीक है। अब इन नाइट्रोजन कंपाउंड्स को सॉइल में रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। सॉइल में रिलीज कर दिया, जितने अमाउंट में नाइट्रोजन कंपाउंड्स को की रिक्वायरमेंट है लेग्यूमिनस प्लांट में, वो उतने नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो हैं ये वाले प्लांट ले लेता है। बाकी जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन कंपाउंड्स है जिसकी रिक्वायरमेंट प्लांट को नहीं है, लेग्यूमिनस प्लांट को, वो सॉइल में रिलीज कर देता है। क्या आप इस चीज़ को समझ रहे हो? सपोज हमारे पास क्या है, एक लेग्यूमिनस प्लांट है यही वाला, इसकी रूट्स में नोड्यूल्स हैं, यहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। इन रूट नोड्यूल्स के अंदर क्या हुआ? इस राइजोबियम ने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूटिलाइजेबल फॉर्म्स जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनियम में कन्वर्ट कर दिया। ये सभी के सभी नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। अब जितना इस लेग्यूमिनस प्लांट को चाहिए होगा ये वाले कंपाउंड्स, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनियम वगैरह, उतने ये रखेगा अपने पास। बाकी के जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजन की यूटिलाइजेबल फॉर्म्स हैं, इन एक्स्ट्रा कंपाउंड्स को हमारा ये वाला लेग्यूमिनस प्लांट सॉइल में रिलीज कर देगा, ठीक है। अब जो इस लेग्यूमिनस प्लांट ने नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को रखा था, जो ज़रूरत थी इसको, इन नाइट्रोजन कंपाउंड से क्या बना लेता है ये लेग्यूमिनस प्लांट? प्रोटीन बना लेता है, ठीक है। ये लेग्यूमिनस प्लांट क्या करेगा? जो भी इसने नाइट्रोजन कंपाउंड्स बनाए हैं, इन कंपाउंड्स के थ्रू ये अपने लिए प्रोटीन बना लेगा, ठीक है। और जब इन लेग्यूमिनस प्लांट को हम खाते हैं या इनसे बने हुए प्रोडक्ट को, इनसे निकले हुए प्रोडक्ट को हम खाते हैं, तो इनने जो प्रोटीन बनाया है, इस लेग्यूमिनस प्लांट ने जो प्रोटीन बनाया है वो हमारे अंदर आ जाता है। तो ये इस पूरी साइकिल को आप समझो। एटमॉस्फेरिक एयर में नाइट्रोजन थी लेकिन उसको हम यूज़ नहीं कर सकते एज इट इज़, ना हम ना हमारे प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट सबसे आगे होते हैं। इनके रूट में गांठें होती हैं जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, फॉर एग्जांपल राइजोबियम। ये राइजोबियम क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूटिलाइजेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करता है, जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनियम। ये सभी नाइट्रोजन रिच कंपाउंड्स होते हैं। जितना लेग्यूमिनस प्लांट को रिक्वायर्ड है ये वाले कंपाउंड्स, उतना वो रखेगा, बाकी सारा सॉइल में रिलीज कर देगा।
अब अब्जॉर्ब्ड नाइट्रोजन कंपाउंड से ये प्रोटीन बनाएगा, खुद का भी फायदा, और जब हम इस लेग्यूमिनस प्लांट को खाएंगे या इससे बने हुए कोई प्रोडक्ट को हम खाएंगे तो हमारे अंदर भी वो प्रोटीन आ जाएगा जो कि इस लेग्यूमिनस प्लांट ने बनाया था ये वाले कंपाउंड्स को यूज़ करके। ठीक है, अब हुआ क्या, सपोज एक बार में आपके पास जो भी खेत था, ज़मीन का टुकड़ा था, उसमें आपने लेग्यूमिनस क्रॉप को जो है ना ग्रो करवाया। अब एक पौधा तो आप लगाओगे नहीं, कई सारे आपने लेग्यूमिनस, फॉर एग्जांपल कौन कौन से थे हमारे लेग्यूमिनस क्रॉप प्लांट्स, हमारे पास थे पल्सेस, पी। तो चलो हम एक काम करते हैं, हम ग्राउंड नट की खेती करते हैं, यानी कि हम मूंगफली की खेती कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे पास जो एक ज़मीन का टुकड़ा था उसमें हमने मूंगफली के पौधे उगा दिए। ठीक है, अब मूंगफली के पौधे मतलब क्या, ये सभी लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, सभी के सभी क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। ठीक है, तो सॉइल में क्या आ गया है, बहुत सारे ये वाले कंपाउंड्स आ गए हैं, नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स आ गए, यानी कि हमारी जो सॉइल है, जब इस सॉइल में हमने अपने मूंगफली के पौधों की खेती करी है, मूंगफली की खेती करी है, तो जो मिट्टी है वो नाइट्रोजन रिच कंपाउंड्स में क्या हो गई है, काफ़ी उससे रिच हो गई है। ठीक है ना, हमारी मिट्टी में जहाँ पे हमने मूंगफली की खेती करी है उसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन रिच कंपाउंड्स आ चुके हैं, यानी कि हमारी मिट्टी जो है नाइट्रोजन से भरी हुई है। अब क्या हुआ, मूंगफली की खेती हमने करी, उसका जो क्रॉप है, जो फसल है वो पक गई, हमने हार्वेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हमारी जो सॉइल है वो नाइट्रोजन रिच हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक ऐसी क्रॉप लेकर के आएंगे जो कि नॉन लेग्यूमिनस प्लांट की हो, फॉर एग्जांपल वीट या राइस। उसी खेत में सबसे पहले आपने मूंगफली की खेती करी, मूंगफली की खेती करने से क्या हुआ, नाइट्रोजन आ गई आपकी सॉइल में इन कंपाउंड्स के थ्रू। अब आपने क्या किया, हार्वेस्टिंग के बाद अब आप एक नॉन लेग्यूमिनस प्लांट को लेकर के आए हैं, फॉर सपोज आपने गेहूं की खेती करी है। अब गेहूं की खेती में क्या होता है, गेहूं के पौधों को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, तो अब क्या होगा, ऑलरेडी आपके पास सॉइल में नाइट्रोजन है, जब आप गेहूं की खेती करोगे तो गेहूं के पौधे क्या करेंगे, गेहूं की फसलें क्या करेंगी, नाइट्रोजन को सॉइल से अब्जॉर्ब कर लेंगी। ठीक है ना, फिर इसके बाद में अब्जॉर्ब कर लेंगी, फसल पक जाएगी, आप उसको हार्वेस्ट कर लोगे। अब क्या हुआ, गेहूं की फसल के कारण सॉइल में नाइट्रोजन फिर से कम हो गया। अब क्या करोगे, फिर से आप मूंगफली की खेती कर लो। मूंगफली की खेती से क्या होगा, मूंगफली के जो क्रॉप प्लांट्स होंगे उनकी रूट्स में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होगा वो फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को से क्या करेगा, नाइट्रोजन रिच कंपाउंड्स बना देगा, जितने खुद को ज़रूरत होंगे उतने अब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी सॉइल में रिलीज कर देगा, तो हमारी सॉइल क्या हो जाएगी, फिर से नाइट्रोजन रिच हो जाएगी। फिर इसके बाद में फिर से आपने मूंगफली की खेती करी, फसल पक गई, मैच्योर हो गई, हार्वेस्ट कर लिया, हटाओ, अब आपकी सॉइल फिर से क्या हो गई, नाइट्रोजन रिच हो गई। अब आप फिर से क्या ले आओ, एक नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप लेकर के आ जाओ, इस बार आप चावल लेकर के आ जाओ। ठीक है, फिर क्या होगा, चावल के जो पौधे होंगे, क्रॉप प्लांट्स होंगे, वो सॉइल की नाइट्रोजन को यूटिलाइज कर लेंगे। तो एक बना रहा है और दूसरा यूटिलाइज कर रहा है, जो बना रहा है वो भी यूटिलाइज कर रहा है और जो नहीं बना पा रहा है वो तो खैर यूटिलाइज कर ही रहा है। तो लेग्यूमिनस क्रॉप प्लांट्स क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर देते हैं और यूटिलाइजेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और उनकी जगह पे बाद में जब नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स आते हैं वो इसी फिक्स्ड नाइट्रोजन को सॉइल की यूटिलाइज कर लेते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि आपके क्लासरूम में एक रो में 10 बेंचेस हैं, तो आप अगर सबसे पीछे बैठे हो एक दिन तो नेक्स्ट डे आप आगे आ जाओगे, फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आप फिर से नेक्स्ट लास्ट बेंच पे आ जाओगे, फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आप फिर से जो है ना फर्स्ट बेंच पे आ जाओगे। तो ये रोटेशन जो है ना चलता जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन में लेग्यूमिनस प्लांट उगाते हैं, फिर इसके बाद में नॉन लेग्यूमिनस, फिर लेग्यूमिनस, फिर नॉन लेग्यूमिनस, तो ये रोटेशन हम बोलते हैं कि चलता ही जाता है। ये क्या है, एक नेचुरल मेथड होता है सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना, क्योंकि हमने मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स में देखा था कि किस तरीके से हम सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर से एक्स्ट्रा चीज़ें डालते हैं, कभी ऑर्गेनिक चीज़ डाल देंगे, कभी केमिकल वगैरह डाल देंगे। लेकिन ये जो क्रॉप रोटेशन का जो मेथड होता है, ये यहाँ पे आपको कोई एडिशनल चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप लेग्यूमिनस क्रॉप को कल्टीवेट करा करके ही सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो आप बढ़ा देते हो, नाइट्रोजन फिक्स करवा करके। ठीक है, अब एक काम करते हैं, समझा मैंने आपको पूरा दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है, अब हम जल्दी से एक बार रीड कर लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन इसको हम कहते हैं। समटाइम्स फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज इंक्रीज्ड बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस प्लांट्स और क्रॉप्स लाइक पल्सेस, पीस, बीन्स, ग्राउंडनट, इसको क्लोवर कर लेना, डी नहीं है ये CL है, क्लोवर एक्सेट्रा। These plants possesses nitrogen fixing bacteria called rhizobium in their roots.
which can directly fix the atmospheric nitrogen into nitrogenous compounds. Nitrogenous compounds मतलब कौन से? वही नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनियम, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जैसे कि अमोनियम, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करा देगा। दीज कंपाउंड्स कैन बी यूज बाय द प्लांट्स इजीली टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड नेचुरली। लेग्यूमिनस प्लांट ने ही नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनाए हैं उनके बैक्टीरिया ने, तो जितना ज़रूरत है उतना ले लेंगे, बाकी सॉइल में रिलीज कर देंगे। फिर इसके बाद में क्या होगा? ये पिक्चर हमने देख लिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेग्यूमिनस प्लांट के जो आप बोल सकते हो कि रूट न्यूड्यूल्स में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो इस नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। चलो फिर इसके बाद में द प्रैक्टिस इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लेग्यूमिनस एंड नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स आर ग्रोन ऑल्टरनेटली इन द सेम फील्ड और सॉइल इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन की कई बार डेफिनेशन भी आती है कि एग्जैक्टली क्रॉप रोटेशन क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि एक ऐसी प्रैक्टिस है जहाँ पे हम लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स को ऑल्टरनेट पैटर्न में ग्रो करवाते हैं सेम पीस ऑफ लैंड में या सॉइल में। इन क्रॉप रोटेशन द सीरियल क्रॉप्स लाइक वीट, मेज, पेडी एंड ये मिलेट कर लेना, ठीक है ना। इसको आप क्या कर लोगे? मिलेट कर लोगे। मिलेट्स ग्रोन alternatively with legume crops like pulses, peas, beans, groundnut and clover etc. in the same field। यानी कि सपोज एक बार अगर आपने ग्राउंडनट की खेती करी है, उसके बाद में आप गेहूं की खेती कर लो, फिर इसके बाद में आप फिर से जो है ना मटर की खेती कर लो, यानी कि लेग्यूमिनस क्रॉप की खेती कर लो, तो नाइट्रोजन फिर से आ जाएगी सॉइल में। उसके बाद में आप मक्के की खेती कर लो, फिर इसके बाद में आप क्या करोगे? लेग्यूमिनस क्रॉप यानी कि दालों की खेती कर लो, फिर उसके बाद में आप चावल की खेती कर लो। तो एक बार लेग्यूमिनस फिर नॉन लेग्यूमिनस, एक बार लेग्यूमिनस फिर से नॉन लेग्यूमिनस, ठीक है, ऐसे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ सीरियल क्रॉप लाइक मेज क्रॉप इज ग्रोन फर्स्ट इट टेक्स अवे अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। अगर आपने मेज यानी कि मक्का उगाया है तो वो क्या करेगा? सॉइल में से काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन ले लेगा फॉर इट्स ग्रोथ एंड मेक्स द सॉइल नाइट्रोजन डेफिशिएंट। इससे क्या होगा? सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। एंड नेक्स्ट व्हेन द लेग्यूमिनस क्रॉप लाइक पल्सेस या ग्राउंडनट इज ग्रोन इन द सेम फील्ड। अब नेक्स्ट टाइम जब आपने मक्के की खेती के बाद उसी खेत में पल्सेस यानी कि दालें या उसकी ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली की खेती करी है, देन द लेग्यूमिनस क्रॉप विद इट्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया enriches the soil with the nitrogen crops, nitrogen compounds and increases its fertility। तो ये वाले लेग्यूमिनस क्रॉप्स क्या करेंगे? मूंगफली और दालों के पौधे अपने नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के हेल्प से फिर से सॉइल में नाइट्रोजन या नाइट्रोजन रिच कंपाउंड्स को ले आएंगे और सॉइल को नाइट्रोजन रिच बना देंगे। एंड व्हेन अनदर सीरियल क्रॉप, अब दोबारा से हम जो है ना उसी मिट्टी में अपनी दूसरी सीरियल क्रॉप लेकर के आए हैं जैसे कि वीट, तो क्या होगा? द वीट कैन यूटिलाइज दिस एक्स्ट्रा नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल फॉर इट्स ग्रोथ एंड प्रोड्यूस अ बम्पर क्रॉप। अब जब हमने ऑलरेडी दाल या ग्राउंडनट की खेती कर ली थी सॉइल में, तो नाइट्रोजन आ चुकी है। अब इसी नाइट्रोजन को नेक्स्ट हमारा जो गेहूं की जो फसल होगी वो अब्जॉर्ब कर लेगी और एक बम्पर क्रॉप जो है ना मिल जाएगी हमको। इन दिस वे रोटेटिंग डिफरेंट क्रॉप्स लेग्यूमिनस एंड नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स इन द सेम फील्ड रिप्लेनिशेस द सॉइल विथ नाइट्रोजन नेचुरली एंड इसको लीड्स कर देना एंड लीड्स टू इंक्रीज इन द क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। तो क्रॉप प्रोडक्शन क्या हो जाता है? इम्प्रूव हो जाता है। तो ये पूरी कहानी है किसकी? क्रॉप प्रोडक्शन की। यहाँ पे आप देख रहे हो कि बारी बारी से क्या हो रहा है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ क्रॉप जो है रोटेटिंग मैनर में आप बोल सकते हो कि ग्रो करी जा रही है। अब फ़ायदा क्या क्या हो सकता है? रोटेशन ऑफ क्रॉप्स हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। रोटेशन ऑफ क्रॉप्स improves the fertility of the soil by replenishing it with nitrogen and hence bring about the increase in the production of food grains। ऑब्वियस सी बात है, सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर रहा है। फिर इसके बाद में रोटेशन ऑफ क्रॉप सेव्स अ लॉट ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। ऑब्वियस सी बात है, नाइट्रोजन की कमी हो रही है। नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स को अगर आप ग्रो करवाओगे सॉइल में तो नाइट्रोजन की कमी होगी। क्यों? क्योंकि उनको नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए होता है। और अगर आप क्रॉप रोटेशन नहीं कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा आपको? सॉइल की जो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है उसको दूर करने के लिए फर्टिलाइज़र का यूज़ करना पड़ेगा। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि फर्टिलाइज़र एक अच्छी चीज़ होती है, सप्लीमेंट होता है न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को हटाने के लिए, लेकिन एक्सेसिव यूज़ भी इसका सही नहीं है। बार बार अगर आप मिट्टी में फर्टिलाइज़र डालते हो तो मिट्टी क्या हो जाती है?
बहुत ज़्यादा एसिडिक या अल्कलाइन हो जाती है, और ऐसे एसिडिक और अल्कलाइन मिट्टी में क्रॉप प्रोडक्शन, फर्दर क्रॉप प्रोडक्शन जो है पॉसिबल नहीं होता है। तो कहने को फर्टिलाइज़र एक सप्लीमेंट की तरह काम करते हैं, लेकिन बार बार यूज़ करने से क्या होता है, सॉइल का जो पीएच है वो गड़बड़ हो जाता है, और डिस्टर्ब्ड पीएच में कोई भी फसल जो है ना खड़ी नहीं रह पाएगी। तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स यूज़ ना करना पड़े, तो इसके लिए क्रॉप रोटेशन एक अच्छा मेथड होता है। दिस इज बिकॉज द लेग्यूमिनस क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ क्रॉप्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ देयर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एंड देयर इज नो नीड टू ऐड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। तो नेचुरली जो है ना सॉइल में नाइट्रोजन कैसे आ जाती है, लेग्यूमिनस प्लांट्स के थ्रू, उनके रूट नोड्यूल्स में गांठ, उनकी जो रूट्स में जो गांठ प्रेजेंट होती है, वहाँ पे जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो नेचुरली सॉइल में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि अमोनियम, नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, उनको लेकर के आ जाता है। ठीक है ना। तो बेसिकली लेग्यूमिनस क्रॉप प्लांट्स के जो रूट नोड्यूल्स में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूटिलाइजेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करता है, जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनियम, यानी कि आप बोल सकते हो कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स बना देता है। और ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स लेग्यूमिनस क्रॉप प्लांट भी यूज़ कर लेते हैं और एक्स्ट्रा वाले सॉइल में आ जाते हैं, तो सॉइल हमारी नाइट्रोजन रिच हो जाती है। तो ये पूरी कहानी थी क्रॉप रोटेशन की। आई होप सभी बच्चों को समझ में आई होगी कि कैसे आर्टिफिशियल जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंसी फार्मर्स अपनी कम कर सकते हैं अगर वो इस क्रॉप रोटेशन के मेथड को फॉलो करें। तो आई होप आज का सेशन सभी को समझ में आया होगा। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में अरेंज्ड। तो आपके लिए होगा उनको देखना काफ़ी कन्वीनियंट। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।